नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि किस तरह से नींद और एनलाइटनमेंट या ध्यान दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं। नींद और आत्मज्ञान, गॉड रियलाइजेशन, ये दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं, एक ही सोर्स से आए हैं। और ये भी आपको क्लियर होगा कि आप कैसे अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में और सीरियस हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आप सब लोग अभी बहुत सीरियस नहीं हैं, आपको भी लगता है, लेकिन बॉडी और माइंड की ऐसी आदत हो चुकी है, ज़रूरतें ऐसी हैं कि बार बार याद दिलाने की ज़रूरत होती है। तो टॉपिक है नींद और आत्मज्ञान, दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और अंतर क्या है, और ये भी कि क्यों हमको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको कभी डाउट हुआ हो, रोज़ ही होता होगा कि क्या सचमुच में एनलाइटमेंट जैसी चीज़ होती है। अभी नहीं हो रहा होगा कि क्लास में हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। जब कोई आदमी बात करता है तो वो डाउट कम हो जाता है, थॉट्स की भीड़ कम हो जाती है। लेकिन ये चीज़ जो मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ, होपफुली कल तक में ख़त्म हो जाना चाहिए। तो आपके ब्रेन में एक स्ट्रक्चर बनेगा जहाँ पर आप जब सोने जाएंगे तब भी आप ध्यान में जा पाएंगे, और अदरवाइज़ भी आप ध्यान के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए काम कर पाएंगे एक्टिवली, चाहे आप नौकरी करते समय, चाहे कोई भी काम करते समय। मास्टर कहते हैं, टू अराइव एट ट्रू सेल्फ नॉलेज इज़ टू अराइव एट गॉड रियलाइजेशन। सेल्फ नॉलेज के पास पहुंचने का मतलब है गॉड रियलाइजेशन के पास पहुंचना। अब दो अलग अलग शब्द हैं जिनको देखने में लगेगा कि दोनों एक जैसे हैं। आत्मज्ञान, अपने बारे में जानना, मतलब भगवान को जानना। गॉड रियलाइजेशन इज़ यूनिक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन अभी हम जो अपने आप को जानेंगे ना, अपने थॉट्स को जानेंगे, वो गॉड रियलाइजेशन नहीं है, वो आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान एक बहुत यूनिक स्टेट है, बहुत ख़ास स्टेट है। जैसे नींद एक ख़ास स्टेट है, ऐसे ही आत्मज्ञान एक बहुत ख़ास स्टेट है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। वो क्यों ख़ास है? क्योंकि वो बाकी सब टाइप के जो भी कॉन्शियसनेस हैं उनसे अलग है। हमको नींद आती है, मतलब सोते नहीं, नींद आती है, वो हम बैठ करके चिंता करते हैं थॉट्स में, वो या गहरी नींद में होते हैं, वो उन सब से अलग होता है गॉड स्टेट या डिवाइन एक्सपीरियंस का स्टेट। बिकॉज ऑल अदर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस आर एक्सपीरियंस्ड थ्रू द मीडियम ऑफ इंडिविजुअल माइंड। क्यों अलग है? गॉड कॉन्शियसनेस या सेल्फ रियलाइजेशन वो बाकी सबसे क्यों अलग है? आप समझ रहे हैं ना मैं कौन सी बात कर रहा हूँ? एक तरफ है एनलाइटन स्टेट, जिसमें रमण महर्षि रहते थे, 24 घंटे रहते थे, और एक बाकी सब स्टेट है। तो बाकी सब स्टेट में, नींद में, ब्रूडिंग में, ब्रूडिंग समझते हैं? ब्रूडिंग नहीं समझते? बस चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बल्कि चिंता भी नहीं कर रहे हैं। आपका सिंपल सोचिए, जब आप इंस्टाग्राम की वीडियोस देख रहे हैं वो ब्रूडिंग है। ब्रूडिंग मतलब आप बैठ करके ख्याली पुलाव बना रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो एक स्टेट है, उसको ब्रूडिंग बोलते हैं, ब्रूड करना। ये सब अलग है, गॉड कॉन्शियसनेस अलग है। क्यों? बिकॉज बाकी सब स्टेट्स के लिए आपको चाहिए एक मीडियम। आप जो हम लोग बात करें एक दूसरे से, वो एक मीडियम के थ्रू बात कर रहे हैं। मीडियम समझते हैं? एक माध्यम, और वो मीडियम है इंडिविजुअल माइंड। जैसे हम कपड़ा पहन करके किसी से मिलते हैं तो कपड़ा एक माध्यम है। हम सांस लेने के लिए लंग्स का इस्तेमाल करते हैं तो लंग्स एक माध्यम है हवा को अंदर लेने का। ऐसे ही दुनिया में किसी भी चीज़ को महसूस करने के लिए, अलग अलग स्टेट्स को महसूस करने के लिए हमको चाहिए माध्यम एक, और वो है इंडिविजुअल माइंड, हमारा माइंड।
Whereas the state of God consciousness is in no way dependent upon the individual mind or any other medium. और वहीं जो रमण महर्षि जैसे लोग जीते थे गॉड कॉन्शियसनेस में, वो किसी माध्यम का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते थे लाइफ को। हम लोग इनडायरेक्टली करते हैं, हम कान से सुनते हैं, वो कान से नहीं सुनते थे दुनिया को, वो सीधे जानते थे। क्लियर हो रहा है बात? गॉड कॉन्शियसनेस में और हमारी कॉन्शियसनेस में, चिंता वाली कॉन्शियसनेस में, सोने वाली कॉन्शियसनेस में, या बात करने वाली कॉन्शियसनेस में, या सपना देखने वाली कॉन्शियसनेस में, दोनों में डिफरेंस क्या है? मीडियम। एक में माध्यम है, एक में माध्यम नहीं है। जो नॉर्मल स्टेट है उसको माध्यम की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल, स्टेट है उसको माध्यम की जरूरत पड़ती है। एग्जैक्टली। नॉर्मल स्टेट, जैसे एक सर्जन है वो लैप्रोस्कोपी सर्जरी कर रहा है तो हाथ से नहीं ऑपरेट कर रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेट कर रहा है। ऐसे ही हम दुनिया को जब ऑपरेट करते हैं, जीने की कोशिश करते हैं, तो किसी मीडियम से करते हैं। और गॉड रियलाइजेशन में, आत्मज्ञान में कोई मीडियम नहीं होता, इसलिए वो अलग होता है। अ मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर नोइंग समथिंग अदर दैन वंस ओन सेल्फ। और मीडियम चाहिए क्यों? जब भी आप किसी ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो आपका सेल्फ नहीं है, तो आपको मीडियम चाहिए। आपको अपने आप को एक्सपीरियंस करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, लेकिन अपने से अलग कोई चीज़ है तो उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए आपको एक माध्यम चाहिए। फॉर नोइंग वंस ओन सेल्फ नो मीडियम इज़ नेसेसरी। और ख़ुद को जानने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। क्लियर पॉइंट? तो ये पहला पॉइंट है, टू रियलाइज द सेल्फ इज़ टू रियलाइज गॉड। अच्छा, in fact the association of consciousness with the mind is definitely a hindrance rather than help for attainment of realization। हम लोग अक्सर बहुत से वीडियोस में सुनते हैं, गुरुओं से सुनते हैं, रमण महर्षि खुद बोलते थे कि किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा। क्यों? ये आपने उस दिन इन्होंने कोई सवाल पूछा प्रतीक भैया ने, तो उसका आपने कहा था कि हाँ, इनका क्वेश्चन था कि एक अनपढ़ वो इनलाइटन नहीं हो पाएगा ऐसा। मैंने कहा वो जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फालतू के बाहर नहीं सेट करता है। और आज भी आए, आज भाई साहब मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि एक बंदी है, उसका वीडियो देखा, उसने बहुत अच्छा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ था, मरने के बाद उसको एक्सपीरियंस हुआ था और उसको ज्ञान हुआ था। वो सब जब बातें हम सुनते हैं ना, तो वो सब बातें हमारे माइंड का पार्ट बनती हैं। In fact, the association of consciousness with the mind is definitely a hindrance rather than help for attainment of self-realization। जब हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना माइंड के साथ लिप्त रहती है, तो वो खुद को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए एक हिंड्रेंस है, रुकावट है। आप जब खाना खाते हैं तो हाथ से खाने में मज़ा आता है कि चम्मच से? सही में हाथ से। फिर हाथ धोना पड़ता है यार सर्दियों में तो। हाँ, हाथ से खाने में मज़ा आता है। जब दुनिया को हम एक्सपीरियंस करते हैं और ख़ास तौर से भगवान को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो माइंड के साथ ये चेतना, ये जो मिक्स्ड है, गुथी हुई है आटे में, जैसे पानी गुथा होता है, नमक गुथा होता है, तो ये हिंड्रेंस है खुद को जानने में, रुकावट है। अब उसमें ये भाई साहब या मैं कोई किताब पढ़ रहे हैं, वो किताब हमको बहुत हेल्प नहीं कर पाती, क्योंकि वो मीडियम को मजबूत करती है, माइंड को मजबूत करती है, डायरेक्टली एक्सपीरियंस करने में हेल्प नहीं कर पाती। द इंडिविजुअल माइंड इज़ द सीट ऑफ द ईगो। कल फिर से मेरी छोटी मोटी बहस हो गई गरिमा से। कल हम लोग जाने वाले थे शादी में, बच्चों को ले नहीं जा पाए, और वो सब क्यों हुआ? ईगो की वजह से। सिंपल सी बात है, ईगो। डॉक्टर रिम्पी ने कहा कि हम सब जाएंगे, फटाफट तैयार हो जाओ, और बच्चों को नहीं ले जाएंगे। बच्चे रेडी होने में टाइम लगाते हैं। बच्चों को लगा अच्छा ठीक है, नहीं ले जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। यही हुआ था ना? सही बताना। आप अगर नहीं ले जाएंगे तो हमको भी क्या जरूरत है क्या? ऐसा नहीं आया था मन में, लेकिन मुझे लगा था कि मेरे दिमाग में आया था जब बड़ी मम्मी नहीं चाह रही तो फिर हम लोग फिर क्या करें। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम परफेक्ट कहा। बड़ी मम्मी नहीं चाह रही तो मैं भी नहीं मुझे क्या ज़रूरत है। मैं एक सीन को बदलता हूँ। क्लास होने वाली है यहाँ पे, 7:30 बजे क्लास चालू होगी, और आप लोगों को मैं कहूँ कि आज से मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इस क्लास में बैठें।
तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, बड़े पापा नहीं चाहते तो हम नहीं बैठेंगे, उनकी मर्जी है, वो मालिक है अपने क्लास के। क्या कहेंगे आप लोग मुझसे? अपने काम का दिख रहा है तो होना चाहिए। विद्रोह है भाई, कैसे नहीं बैठेंगे? ये तो हमारे लिए आप क्लास बना रहे हैं, लेकिन ये विद्रोह आपने कल शादी में जाने के लिए नहीं किया। उतना इम्पोर्टेंट नहीं नहीं, वो ईगो को टच कर गई बात। नहीं, सच में वैसा नहीं हुआ था। मैं चाहता हूँ आप पहचानिए, क्योंकि जब उन्होंने कहा बच्चे नहीं जाएंगे तो मेरा एक पार्ट मेरे बच्चों में घुसा हुआ है और उसको पता चल गया कि अब बच्चे नहीं जाएंगे। श्रीश को जब मैंने पूछा तुम्हें चलना है, श्रीश ने कहा चलना है, लेकिन मम्मी नहीं जाने देगी, बाबूजी नहीं मानेंगे। मैंने कहा तुझे जाना है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा कितनी जल्दी तैयार हो सकता है? उसने कहा मैं 5 मिनट में तैयार हो सकता हूँ। मैंने कहा 5 मिनट के अंदर आ जाओगे तो तुम चल दोगे बेटा। और तब मैं कपड़ा पहनने गया ऊपर और मैंने ग्रुप में डाला मैसेज और मैंने ग्रुप कॉल किया, और उस पूरे कॉल की सीरियसनेस कोई समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? समझ क्यों नहीं पाया? क्योंकि आप एक मीडियम से इसको देख रहे थे। आपको लगा बड़ी मम्मी हम नहीं चाहती हैं कि हम जाएं। आप समझिए, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो एक मीडियम है। आप जब हमने एक अल्ट्रासाउंड किया था, ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। मैंने अल्ट्रासाउंड किया नॉर्मल, डॉक्टर रिम्पी ने टीवीएस किया नॉर्मल, पेशेंट गया सर्जन के पास, सर्जन बोलता है इसको बड़ा सा, इतना बड़ा लीजन है, ऑपरेट करना है हम लोगों को, इतना बड़ा गांठ है। हमने कहा है ही नहीं। सर्जन ने हमको हॉस्पिटल में बुलाया, पेशेंट काटा, खोल कर दिखाया। हम उसका अल्ट्रासाउंड कर रहे थे नीचे से, और जो गांठ थी वो ओवरी की थी। ओवरी नीचे होती है, बच्चेदानी के बगल में होती है, लेकिन उसकी गांठ एकदम ऊपर पेट के पीछे थी, इतनी बड़ी थी और इतनी लंबी हो गई थी कि ऊपर चली गई थी, बॉल की तरह थी। और हम लोग नीचे खोज रहे थे, हम यूट्रस के पास खोज रहे थे, टीवीएस कर रहे थे, उसमें देख रहे थे, दिखी नहीं। हमको 100% गारंटी था कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है, पैसे काटने के लिए उस मरीज़ को बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन उसने हमको खोल कर दिखाया। बोलते डॉक्टर साहब आप अगर हाथ से छुए होते ना, जहाँ मरीज़ बता रहा था वहाँ आपको हाथ से छूना चाहिए था। आपके दिमाग में था कि ओवरिन ट्यूमर है, इसका मतलब नीचे होगा। ये हमारा माइंड, हमारा मीडियम था। जब आप किसी चीज़ को माइंड के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं तो आप अपने बिलीफ, अपने थॉट्स को और अपने इमोशंस को बिलीव कर लेते हैं। जब आप डायरेक्टली किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे तब वो ज़्यादा सही होता है। वही सर्जन ने मुझे कहा डॉक्टर साहब आप टच नहीं करते मरीज़ को, आपको टच करना चाहिए, फील करना चाहिए। हम लोग को सिखाया जाता था। आज हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, तो हम लोग देख सकते हैं कि फेफड़े में पानी है कि नहीं। पहले नहीं था अल्ट्रासाउंड, एक्सरे भी नहीं था, डॉक्टर्स ऐसे मार मार के चेक करते थे, पानी कितना है आवाज़ से मालूम करते थे। वो ज़्यादा डायरेक्ट तरीका था किसी मरीज़ को जानने का। गैस भी चेक करते हैं। कह रहे हैं इंडिविजुअल माइंड इज़ द सीट ऑफ ईगो और द कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग आइसोलेटेड। हमारा जो ईगो है वो एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम अपने आप को आसपास की दुनिया से अलग महसूस करते हैं। है नहीं, लेकिन महसूस करते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस पानी में बूंद की तरह है, लेकिन वो बूंद बाकी समंदर से अलग महसूस करती है, उसको बोलते हैं ईगो। द इंडिविजुअल माइंड इज द सीट ऑफ ईगो। और वो ईगो कहाँ पर बनती है, इसको कृष्णमूर्ति बोला करते थे सेंटर। अगर आपके अंदर ईगो नहीं होती तो आप बोलते प्लीज़ बड़ी मम्मी ले चलो ना। एक छोटा बच्चा करता है, मम्मी मम्मी प्लीज़ मम्मी ले चलो ना। देखा है छोटे बच्चे कैसे भीख मांग लेते हैं। हम नहीं भीख मांगते, आपकी मर्जी है, ले जाना है, नहीं ले जाना नहीं मत ले जाइए। वो ईगो जो है ना, वो अब जैसे ही अपने आप को फील करता है कि दुनिया से कटा, वो अजीब तरीके से बिहेव करता है। ये प्लीज़ पहचानिए। अगर आप अपने आप को इस चीज़ से नहीं देख पाएंगे कि मैं दुनिया से अलग कटा हुआ हूँ, तो आपको ये एनलाइटनमेंट की इच्छा भी नहीं होगी। जब तक आपको ये लगेगा कि मेरा माइंड जो कुछ मुझे बता रहा है, जो थॉट्स, जो इमोशंस मुझे बता रहे हैं, वो सब परफेक्ट है, तो आपके लिए एनलाइटनमेंट का रास्ता है ही नहीं। It creates the limited individuality which at once feeds on and is fed by illusion of duality, time and change. अब ईगो जो है ना, वो एक खास तरह का सेंटर है, बीमारी है। जैसे फोड़ा होता है, फोड़ा हमारे शरीर में होता है, और जिस बैक्टीरिया वगैरह से होता है ना, बैक्टीरिया हमारे बॉडी में ही होते हैं। इस समय भी हमारी बॉडी में ढेर सारे अलग अलग बैक्टीरियाज हैं, लेकिन कुछ मिसबैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है कि वहाँ पर पस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और पस में पता है क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। हमारे शरीर में खून होते हैं, वही पस होते हैं, और वो आकर के वहाँ पर लड़ाई कर रहे होते हैं सो कॉल्ड बीमारी से,
और उसी को हम फोड़ा घाव बोलते हैं। इट क्रिएट्स लिमिटेड इंडिविजुअलिटी। जो ईगो है वो क्रिएट करता है लिमिटेड इंडिविजुअलिटी। ये क्या है? लिमिटेड इंडिविजुअल। इंडिविजुअलिटी जानते हैं क्या होता है? व्यक्तित्व। मैं आपसे कुछ अलग हूँ। लिमिटेड इंडिविजुअलिटी मतलब जहाँ पर मैं और आप एक दूसरे को मर्ज नहीं कर पा रहे हैं। अनलिमिटेड मतलब जहाँ पर मेरी और आपकी व्यक्तित्व एक हो गई है। जब मैं ऊपर जा रहा था कपड़े पहनने के लिए तो मुझे लग रहा था कि मेरे बच्चे जाना चाहते हैं। 1 हफ्ते से 10 दिन से यही कह रहे थे हम किसी शादी में जाएं चाहे न जाएं, उस शादी में तो ज़रूर जाएंगे, कहा था बच्चों ने। लेकिन वो चीज़ इस समय गायब, अचानक से गायब कि नहीं मुझे वैसे भी जाना नहीं था। ये थी लिमिटेड इंडिविजुअलिटी। ये माइंड का एक स्टेट जिसमें हम अपने ही थॉट्स के साथ पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये मेरा ही थॉट्स था। और इसमें ये 3 चीज़ों पर फीड करता है। ये जो लिमिटेड इंडिविजुअलिटी है, जो हमारा ईगो है, वो 3 चीज़ों का खाना खाता है। एक इल्यूजन ऑफ ड्युअलिटी। इल्यूजन मतलब भ्रम। हम एक दूसरे से अलग हैं नहीं, लेकिन एक दूसरे से अलग होने का भ्रम। टाइम, वो तो 3 दिन पहले हमने बोला था जाना था, उस समय तो मेरे पास टाइम था, आज टाइम नहीं है। उस समय कपड़ा था, आज मेरे पास कपड़ा नहीं है। उस समय वो स्टेट था, आज नहीं है। और तीसरा चेंज। जैसे कुछ बदलता है हमारा माइंड उस पर फीड करता है नई बात पे। आज मैंने बुलाया उसको, शुभी को पूछा, क्या शुभी तुमने ये बात कही थी कि कट्टा लेकर के हम उनको मार देते? शुभी बोलती है सर हमने वो मजाक में कहा था। हमारा ईगो बहुत शातिर है लेकिन बहुत कंफ्यूज्ड है। शातिर कैसे है? वो चोरी करना जानता है, नुकसान पहुंचाना जानता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके एक्टिविटी का रिजल्ट क्या होता है। हमारा ईगो ठीक वैसे ही बिहेव करता है जैसे किसी और का ईगो। हम जब दुखी होते हैं तो हमको भी वैसे ही फील होता है जैसे हमारे दुश्मन को जब दुखी होने पर फील होता है, लेकिन फिर भी वो ये चीज़ जान नहीं पाता। ये तो फैक्ट ही है कि हमें ईगो का रिजल्ट पता ही नहीं है क्या होगा। तो ये ईगो हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में, माइंड में बैठा हुआ है। देखिए, अगर इस कमरे में अभी कहीं बड़ी सी आग लगी हो और धुआं निकल रहा हो तो हम इस कमरे में बैठ नहीं सकते, हमारी आंख नहीं खुलेगी धुएं की वजह से। वैसे ही हमारा माइंड का कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस डिवाइन को, गॉड को जान सकता है, लेकिन वो नहीं जान पाएगा। क्यों? क्योंकि माइंड, हाँ, ईगो बैठा हो उसी माइंड में। वही माइंड जो भगवान को जान सकता है वो नहीं जान पाएगा क्योंकि वो अभी ईगो से बिजी है। तो जैसे अगर एक इंडिविजुअल माइंड है, वहाँ पे आग लगी हुई है, मतलब ईगो की आग लगी हुई है, तो वहाँ पर ये जो सेल्फ है, इनलाइटेंड स्टेट है, वो नहीं रह पाएगी। अगर आप ये मेंटेन रखे रहोगे तो कभी आएगी नहीं। बिल्कुल, जब तक ईगो रहेगा तब तक आप भगवान को नहीं जान सकते, चाहे आप 100 साल या 100 जन्म ट्राई करते रहो एनलाइटन होने के लिए। So, in order to know the self as it is, consciousness has to be completely freed from the limitation of individual mind. तो अगर आप चाहते हैं सेल्फ को जानना ठीक वैसा जैसा वो है, ईश्वर को उस रूप में जानना चाहते हैं जैसा वो है, आपकी कॉन्शियसनेस को कंप्लीटली फ्री होना पड़ेगा लिमिटेशंस ऑफ इंडिविजुअल माइंड से। हमारा जो इंडिविजुअल माइंड है, जो हमारा मन है, वो लिमिटेड है। वो केवल उतना ही सोच सकता है जितना मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, खाली इसी के बारे में सोच सकता है। जब तक ये पूरी तरह से हमारे माइंड में से नहीं हट जाएगा, जब इससे फ्री नहीं हो जाएगा, तब तक हमारी कॉन्शियसनेस सेल्फ को नहीं जान पाएगी। सो इन ऑर्डर टू नो द सेल्फ, अगर आप सेल्फ को जानना चाहते हैं, कॉन्शियसनेस हैज़ टू बी कंप्लीटली फ्रीड। कॉन्शियसनेस को पूरा साफ करना पड़ेगा फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ इंडिविजुअल माइंड, इंडिविजुअल माइंड के लिमिटेशन से। इन अदर वर्ड्स, द इंडिविजुअल माइंड हैज़ टू डिसअपियर। दूसरे शब्दों में, जो इंडिविजुअल माइंड है उसको गायब होना पड़ेगा, बट कॉन्शियसनेस हैज़ टू बी रिटेन्ड। लेकिन चेतना को बरकरार रखना पड़ेगा, समझे? माइंड को हटना पड़ेगा लेकिन चेतना को रहना पड़ेगा। इसलिए हमने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था जिसमें बॉडी कॉन्शियसनेस की बात की थी कि शरीर को महसूस करो। जब शरीर को महसूस करते हैं तो उस समय माइंड को आप दरकरार कर देते हैं, अलग कर देते हैं।
बेसिक रूल समझ में आ गया। अगर आप डिवाइन फ्रैगमेंट को, गॉड को जानना चाहते हैं तो आपको माइंड को गायब करना पड़ेगा और कॉन्शियसनेस को रखना पड़ेगा। लेकिन अगर ईगो है तो कॉन्शियसनेस नहीं रह पाएगी। माइंड में होता है ईगो। अगर माइंड गायब हो गया तो ईगो उसके साथ चला जाएगा और आपकी कॉन्शियसनेस रहेगी और फिर आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइन फ्रैगमेंट से, गॉड से। तो कैसे इसको बनाएं? Throughout the past life history of soul, its consciousness has grown with the individual mind. अब पिछले 40 सालों में, 20 सालों में, जो जितने साल का है, अब पिछले कई जन्मों में हमारी कॉन्शियसनेस हमारे माइंड के साथ ग्रो हुई है। बचपन से ही हम ग्रो हुए हैं, माइंड और कॉन्शियसनेस साथ में है, दोनों अलग अलग, लेकिन हमारी ग्रोथ साथ में हुई है। And all the workings of consciousness have proceeded against the background of individual mind. और जो कुछ भी हमारे चेतना ने काम किया है वो सब माइंड के बैकग्राउंड में किया है। एक तरह से अगर हमने पानी को देखा है, हमारी हवा को देखा है, तो हवा दिखती नहीं है, तो उसके पीछे जो चीज़ है उसको हम मानते रहे हैं कि ये हवा है, ये पानी है। जैसे अगर आप पानी को देखें वैसे नहीं दिख रहा है तो उसमें रंग डाल दीजिए तो आप मान लेंगे हाँ ये लाल रंग का पानी है, पानी लाल रंग का होता है। चेतना और माइंड ये दोनों अलग अलग है, लेकिन बचपन से ही हमने थॉट्स के साथ अपनी चेतना को देखा है, इमोशंस के साथ देखा है, इसलिए हम मानते हैं हमारे थॉट्स ही चेतना है, हमारा थॉट्स ही कॉन्शियसनेस है। और चेतना ने क्या काम किया वैसे? हम तो एक क्या कहते हैं, वैसे देखते हैं बायस जो करके थॉट्स की नज़र से देखते हैं, और वैसे कॉन्शियसनेस ने पीछे पीछे क्या काम किया है? देखिए, हम हैं ही कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को मिला एक बॉडी और बॉडी के बाद मिला एक थॉट। प्राइमरीली हम कॉन्शियसनेस है, हम बॉडी नहीं है। बॉडी आई है पहले कॉन्शियसनेस से, और वो कॉन्शियसनेस जो मरती नहीं। जब ये बॉडी खत्म हो जाती है तब भी वो कॉन्शियसनेस जाती है और कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो जाती है। फिर से जब बॉडी आती है तो कॉन्शियसनेस उसको ज़िंदा करती है, फिर बॉडी मर जाती है, कॉन्शियसनेस वापस ज़िंदा रहती है, फिर बॉडी मरती है, बॉडी ज़िंदा होती है, कॉन्शियसनेस एज इट इज़ हमेशा रहती है। लेकिन हम कॉन्शियसनेस को तभी फील करते हैं जब वो बॉडी के रूप में आती है, माइंड के रूप में आती है। जब हम आराम से शांत बैठे हैं, लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, हमको लगता है ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, कुछ हो नहीं रहा है। जब सैलरी बढ़ रही है, जब कहीं पर कोई हमारे वीडियोस को देख रहा है, वायरल हो रहा है हमारा वीडियोस, कोई हमारी तारीफ़ कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें हमारे माइंड में खूब हवा आ रही है, शोर मच रहा है, तब हमको लगता है हम जिंदा हैं। इसलिए शादियों में हम जिंदा हो जाते हैं, डीजे पे हम जिंदा हो जाते हैं, और वहीं जब बैठ करके ध्यान करना होता है तो हम मर जाते हैं। हमको लगता है कुछ है ही नहीं लाइफ में। कोई अगर हमसे दुश्मनी कर ले, हमारे को ऐसी कोई एक्टिविटी बोले करे जिसमें हमको लगे कि वो हमारा दुश्मन है, हम जिंदा हो जाते हैं। हमसे कोई लड़ाई करे, हम जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि उस समय जब हमारे माइंड में खूब बुर्र हो रहा है, इसका मतलब हम जिंदा हैं। तो चेतना को तो हम जानते ही नहीं, चेतना के साथ जो थॉट्स चल रहा है हम उसी को कॉन्शियसनेस मानते हैं। Consciousness has therefore come to be firmly embedded in the individual mind and cannot be extricated from this setting into which it has been woven. इसलिए consciousness इंडिविजुअल माइंड के साथ फर्मली एम्बेड हो गई है, गुथी हुई है। चेतना और माइंड ये दोनों गुथे हुए हैं, ये दोनों एक है नहीं, फिर भी गुथे हुए हैं, और इन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल काम है। द रिजल्ट इज दैट इफ द माइंड इज स्टिल्ड, कॉन्शियसनेस ऑल्सो डिसअपीयर्ड। अब मान लीजिए आपको लगा आज की क्लास के बाद आज हम जा रहे हैं ध्यान करने के लिए, गए आराम से, आप बिस्तर पे बैठ गए या लेट गए, आंख बंद कर लिया, और आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं और उसको शांत होने देते हैं। द माइंड इज स्टिल्ड, तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? गायब हो जाता है, नींद आ जाती है। The intertwining of individual mind and consciousness is amply illustrated by tendency to become unconscious when there is any effort to stop mental activity through meditation. हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा माइंड में, हमारे चेतना में हमारा माइंड फंसा हुआ है? जैसे ही आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे, आप बेहोश हो जाएंगे, आपको नींद आ जाएगी। हर बार जितनी बार आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे आप अवेयर नहीं रहेंगे, आपको नींद आ जाएगी।
ये इसीलिए क्योंकि हमारा माइंड और हमारी चेतना दोनों इंटरट्वाइंड है। आपने अगर जनरेटर बंद किया तो बिजली बंद हो जाएगी, पंखा बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस और क्या कनेक्टेड है? माइंड। माइंड। मात्रा किसका ज़्यादा है, कॉन्शियसनेस का या बॉडी कॉन्शियसनेस ने का? क्योंकि जब वो हम जो आदमी सो रहा है, जो आदमी चिंता कर रहा है, जो आदमी परेशान है, उसके माइंड में माइंड ज़्यादा है, कॉन्शियसनेस कम है। अब इस ब्रह्मांड में खूब ढेर सारा स्पेस है, लेकिन आप इस कमरे में बैठे हैं, इस कमरे में भी स्पेस है, और इस कमरे में आप सांस नहीं ले पाएंगे अगर धुआं निकलेगा तो जो स्पेस चाहिए आपको अपने डिवाइन को जानने के लिए, वो पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड है थॉट्स से, माइंड से। आप अभी देख लीजिए, अभी आप शांत बैठेंगे 5 मिनट, कुछ ना कुछ तो थॉट आ ही जाएगा। तो जो चीज़ आपके माइंड में अभी है वही है। ये मत पूछिए कि नॉर्मली हमारे माइंड में क्या है, माइंड ज़्यादा है कि चेतना ज़्यादा है। जो आपका पास अभी है वही है। आप फिल्मों के बारे में सोच रहे हैं, आप ध्यान के बारे में सोच रहे हैं, आप मिस्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने शादी के बारे में सोच रहे हैं, आप नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं है तो माइंड ही, वही ज़्यादा है। अब नींद, स्लीप, द एवरीडे फिनोमेनन of going to sleep is not essentially different from lull experienced during meditation, but it is slightly different in its origin. मास्टर कहते हैं हर रोज़ का नींद में जाना is not essentially different from the lull experienced during meditation. वो ध्यान से बहुत अलग नहीं है। ध्यान में भी शांति महसूस होती है, नींद में भी बहुत गहरी शांति महसूस होती है, दोनों बहुत अलग नहीं हैं। बट इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट इन इट्स ओरिजिन, लेकिन उसकी ओरिजिन थोड़ी सी अलग है। नींद का शुरुआत और ध्यान का शुरुआत, मेडिटेशन का शुरुआत थोड़ा सा अलग है दोनों का। बाकी दोनों में एकदम सिमिलरिटी है। नींद के समय कोई चिंता आपको परेशान नहीं करती, बड़े से बड़ा कैंसर आपको परेशान नहीं करता अगर आप सो रहे हैं तो। आप अमीर हैं चाहे भिखारी हैं। कोई मुझसे पूछ रहा था अभी रिसेंटली कि सर कोई ना कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल काम किया होगा तभी एक आदमी बिल गेट्स बन गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप डीप मेडिटेशन में हैं, आप एकदम परफेक्ट स्टेट में चले जाते हैं जैसे नींद में जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। सिंस द इंडिविजुअल माइंड इज कंटिन्यूसली कन्फ्रंटेड बाय द वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी, होता यह है कि दिन के समय हमारा माइंड is continuously confronted by the world of duality. 24 घंटे duality को confront करता है। duality मतलब द्वैत, confront करना मतलब मुठभेड़ करना। कल तो तुम दोनों बच गए, गरिमा पिट गई बेचारी, डांट खा गई, उसकी शादी की ऊपर बात चल रही थी, वो मेन टॉपिक हो गया। कल का मेन टॉपिक ये होना चाहिए तुम लोगों का घमंड कैसे इतना मजबूत हुआ कि तुम लोग घूमने नहीं गए हमारे साथ। कल तुम लोगों ने मेरा मुठभेड़ किया, कन्फ्रंट किया मुझे। मतलब तुम दोनों तो गिव अप कर चुके हो, गरिमा गिव अप नहीं करती, वो पूरा अपना। डुअलिटी मतलब नहीं बताता हूँ, डुअलिटी बताता हूँ। डुअलिटी मतलब द्वैत, जहाँ पर मैं सामने वाले से अपने आप को अलग महसूस करता हूँ, वह है डुअलिटी। अभी सिंपल भाषा में ये समझिए, द्वैत मतलब आप अलग मैं अलग। मान लीजिए आप इस कमरे में बैठे हैं और मैं कुछ खाना लाता हूँ, आपको भी भूख लगी, मुझे भूख लगी, और मैं बोलता हूँ थोड़ा सा तुम खा लो, थोड़ा सा मैं खा लूँ। तो इसको आप मान के चलिए कि हम एक महसूस हो रहे हैं, एक परिवार, एक जैसे महसूस कर रहे हैं, और वहीं पर हमारी हो गई दुश्मनी। तो मैं आपका भी खाना छीन करके खाने की कोशिश करूँ या खाना फेंक दूँ, तो ये एक बेसिक डुअलिटी है जहाँ पर मैं आपसे अपने आप को अलग महसूस करता हूँ। एक एक्सट्रीम डुअलिटी, एक्सट्रीम नॉन डुअलिटी या अद्वैत वो है जहाँ पर आप अपने आप को इस दुनिया से अलग महसूस ही नहीं करते हो। वो परफेक्ट स्टेट कहाँ होती है? नींद में होती है। फिलहाल जो आप रोज़ जीते हैं, आप किसी से भी अपने आप को अलग महसूस नहीं करते। दिन में जब आप जग रहे हैं तो आप कंटिन्यूसली कन्फ्रंट करते हैं अ वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी। आप ऐसा समझो जैसे दुनिया एक बड़ी सी आग की भट्टी है और उसमें आप जाकर के अपने आप को जला रहे हैं। किसी से बात कर रहे हैं तब, खाना खा रहे हैं तब, कोई
छोटी नौकरी कर रहे हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, तब आप डुअलिटी की भट्टी में जल रहे हैं। जब दिन में आप जगते हैं तो आप जाकर डुअलिटी की भट्टी में अपने आप को टॉर्चर कराते हैं। इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन सीजलेस कॉन्फ्लिक्ट्स। कैसे पता कि आप डुअलिटी में अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं? क्योंकि आपको होता है सीजलेस कॉन्फ्लिक्ट्स। हर रोज़ छोटे छोटे ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाइयाँ, मेंटल दुराव, करें कि ना करें, ये सही है कि गलत है, मुझे तो नहीं करना, वो ज़बरदस्ती करवा रहा है, कब तक ये होगा, इस सैलरी में मैं काम नहीं करूँगा, मुझे खाना खाने का मन नहीं है। ढेर सारी चीज़ें जो आपको मजबूर करती हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। एंड व्हेन इट इज़ wearied by its unrelieved struggle, it wants to lose its identity as a separate entity and go back to the infinite. और जब शाम तक ये माइंड थक जाता है, ढेर सारे लोगों से, मतलब डुअलिटी से लड़ते लड़ते थक जाता है, तब वो चाहता है भैया अब मैं और कुछ देर के लिए खाली होना चाहता हूँ, मैं माइंड नहीं रहना चाहता हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी मतलब अनंत में जाना चाहता हूँ। तो चला जाता है अनंत में, नींद में। वहाँ सारी दुख तकलीफ ख़त्म हो जाती है। दिन भर डुअलिटी की भट्टी में जले और फिर जाकर अनंत में आराम कर रहे हैं। इट देन रिसीड्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन क्रिएशन एंड एक्सपीरियंस अ लल, एंड दिस लल इज ऑल्सो इनवेरिएबली अकम्पनीड बाई द सिसेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। सुनिए, हमारा माइंड फिर धीमे धीमे रिसीड करता है। रिसीड मतलब पीछे हटता है। ऐसे जब आपको लगता है ना अब नींद आ रही है, तो आपका माइंड रिसीड कर रहा है, वापस जा रहा है। कहाँ से वापस जा रहा है? रिसीड्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन क्रिएशन। उस दुनिया से वापस जा रहा है जिस दुनिया को उसने खुद बनाया है। वो नौकरी वाली दुनिया उसने खुद बनाई है, शादी वाली दुनिया उसने खुद बनाई है, एनलाइटनमेंट होने वाली दुनिया उसने खुद बनाई है, अमीर बनने वाली दुनिया उसने खुद बनाई है। वहाँ से रिसीड करता है और जाके एक्सपीरियंस करता है एक लल, एक बड़ी अच्छी सी चीज़, नींद में जब जा रहा होता है। एंड दिस लल इज़ ऑल्सो इनवेरिएबली अकम्पनीड बाई सिसेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन ये जो शांति है, इसके साथ साथ एक और चीज़ उसको एक्सपीरियंस होता है, सिसेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का ख़त्म होना। पीस तो महसूस होता है, लेकिन साथ ही साथ उसको बेहोशी भी महसूस होती है। जब वो डुअलिटी को जीता है, थकता है, तो वापस जाता है इस दुनिया से अलग, अपने आप को डिसआइडेंटिफाई करता है, लेकिन साथ ही साथ वो बेहोश भी हो जाता है। तो नींद में हम अपने सभी अटैचमेंट के साथ अलग हो जाते हैं, लेकिन हम बेहोश भी रहते हैं। बेहोश क्यों रहते हैं? Questions of mental activity in sleep entails the complete submerging of consciousness. ये जो हमारी मेंटल एक्टिविटी, माइंड का एक्टिविटी शांत हो जाता है नींद में, इसका मतलब ये है कि हमारी चेतना, उस चेतना जिससे हम हर चीज़ को देखते जानते हैं, जिसके ज़रिए हम भगवान को जानेंगे, वो चेतना सबमर्ज्ड हो गई है। सबमर्ज्ड मतलब पूरा नहीं मिली है। सबमरीन देखा है? सबमरीन पानी के एकदम गहरे में चला गया है। ऐसे हमारी चेतना किसी गहराई में धंस गई है। बट दिस सिसेशन ऑफ मेंटल लाइफ एंड कॉन्शियस फंक्शनिंग इज ओनली टेम्पररी बिकॉज द इम्प्रेशन स्टोर्ड इन द माइंड गोड इट टू द रिन्यूड एक्टिविटीज़। हर रोज़ रात को हम एक तरह से एनलाइटेंड हो जाते हैं, हम डिटैच्ड हो जाते हैं मोह माया से, दुनिया से, और चले जाते हैं असीम में, इन्फिनिटी में। लेकिन वहाँ रह नहीं पाएंगे बहुत देर तक, फिर वापस जगेंगे। पता है क्यों? बिकॉज ऑफ इम्प्रेशंस स्टोर्ड इन द माइंड। हमारे माइंड में ढेर सारे इम्प्रेशंस हैं, ठप्पे लगे हुए हैं। जैसे किसी चीज़ पर ठप्पा लगा दो, ये गवर्नमेंट का है। आप जब किसी से मिलते हैं, कहते ये अच्छा आदमी है, तो वो एक इम्प्रेशन लगा कि मेरे हिसाब से अच्छा आदमी। ये घर मैंने लिखवा लिया है, मेरी रजिस्ट्री हो चुकी है, तो एक मेरे माइंड में इम्प्रेशन पड़ा है। ये बच्चा मेरा है, वो मेरी मेमोरी में एक इम्प्रेशन है। ये बच्चा मेरा है इसलिए उसको ऐसे काम करना चाहिए, ये भी एक इम्प्रेशन है।
हमारे ब्रेन में ढेर सारे इम्प्रेशंस स्टोर्ड हैं, मेमोरीज, इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सब लॉन्ग टर्म मेमोरीज हो चुकी हैं। वो हमको बहुत देर तक इस फिज़िकल वर्ल्ड से डिटैच्ड नहीं होने देती। अगर कोई आदमी मरना भी चाहता है तो मर नहीं सकता, क्योंकि उसके ब्रेन में क्या है, इम्प्रेशंस, ठप्पे लगे हुए हैं ढेर सारे। सुबह से लेकर शाम तक केवल हम ठप्पे इकट्ठे करते हैं। जब किसी से मिलते हैं उससे इम्प्रेस्ड होते हैं, क्या होते हैं, इम्प्रेस्ड होते हैं, उसका इम्प्रेशन हमारे ऊपर पड़ता है, हम उसको इम्प्रेस करते हैं, उसके दिमाग में भी हमारा इम्प्रेशन पड़ता है। हम किसी होटल में जाते हैं, उसका इम्प्रेशन लेकर आते हैं, चाहे ख़राब इम्प्रेशन हो चाहे अच्छा इम्प्रेशन हो, वो सब इम्प्रेशन हमारे इकट्ठे होते जाते हैं। तो जब तक इम्प्रेशन है तब तक आपको बार बार इस दुनिया में आना पड़ेगा। सोने के टाइम में एक तरह से सोने की हम तैयारी करते हैं कि चला जाए, लेकिन आने के लिए हम क्या ऐसा करते हैं? अभी आगे समझ में आएगा, देखिए इसका आंसर आगे आएगा। दीज इम्प्रेशंस गोड इट टू रिन्यूड एक्टिविटी। ये जो इम्प्रेशंस हैं वो हमको एक्टिविटी में जाने के लिए गोड करते हैं। गोड जानते हैं किसको बोलते हैं? गोडिंग नहीं सुना? भेड़ बकरी को जो चरवाहे होते हैं वो गोड करते हैं, चल चल हाँकते। तो हमारे अंदर में जो इम्प्रेशंस हैं, जब आप जगते हैं तो सबसे पहले मेमोरी क्या होती है, अरे यार वो काम रह गया। तो ये इम्प्रेशंस आपको गोड करते हैं फिर काम करने के लिए। दिन में जाओ जाओ, सुबह उठते ही टेंशन आ जाती है कि ये वाला रात को होमवर्क नहीं हुआ था, कहा था मैंने किसी क्लास के लड़के से काम पूरा करवा लूँगी, टेंशन बचा हुआ है। हमारे ब्रेन में जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो हमको सोने नहीं देंगी बहुत देर तक, वो हमको गोड करेंगी काम करने के लिए। After a while, the stimuli of impressions result in stirring the mind and reviving the conscious functioning that is performed through the medium. और कुछ देर बाद stimuli of impressions, जो impressions में से stimuli आते हैं, मतलब impressions में से stimuli आते हैं, मतलब हमारी जो मेमोरी है वो सुई चुभ होता है, इसीलिए आप बोलती है। हाँ, रिजल्ट्स इन स्टरिंग द माइंड, और उसकी वजह से हमारा माइंड क्या होता है, स्टर होता है, हिलता है, एकदम शांत स्टेट में है, उसको हमारा माइंड चलो चलो मदारी चल बंदर काम करना शुरू कर दे। स्टरिंग द माइंड एंड रिवाइविंग द कॉन्शियसनेस फंक्शनिंग दैट इज परफॉर्म थ्रू मीडियम, और उसको फिर काम करने के लिए तैयार करता है। एक तरह से हमारा ही माइंड हमें ही गुलाम बना करके नौकरी पे लगा देता है। सो द पीरियड ऑफ स्लीप इज फॉलोड बाय द पीरियड ऑफ वेकफुलनेस। तो इस तरह से नींद का पीरियड जगने में बदलता है, एंड वाइस वर्सा। जब आप दिन में डुअलिटी के साथ मुठभेड़ करके थक जाते हैं तो फिर नींद में जाते हैं। अब as long as the latent impressions in the mind are not completely undone, जब तक आपके माइंड में जो latent impressions हैं वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे, however there is no final annihilation of individual mind or emancipation of consciousness, आपका फ्रीडम नहीं होगा, आपकी चेतना मुक्त नहीं होगी जब तक आपके अंदर में लेटेंट इंप्रेशंस अनडन नहीं हो जाएंगे, साफ नहीं हो जाएंगी। ज्यों की त्यों धरदीनी चदरिया, सुना है? कौन बोलता था? कबीर। कि मैंने इस बॉडी को, इस माइंड को पहना और बिना किसी दाग के वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। जब तक हम इस माइंड में इंप्रेशंस को पूरी तरह से अनडन नहीं कर देंगे तब तक हमारी चेतना खाली नहीं होगी। अब कैसे करेंगे अनडन? एक मेमोरी मेरे दिमाग में बनी कि इस आदमी ने मुझे गाली दिया था, वो कैसे हम खाली करेंगे? क्योंकि जब तक वो खाली नहीं होगी तब तक हम मुक्त नहीं होंगे। When the person awakens, he finds himself subject to the old limitations. फिर आदमी जगता है और अपने आप को देखता है मैं उसी पुरानी लिमिटेशन में, पुराने बंधन में फिर से फंस गया हूँ। There is a resurrection of consciousness. जब ईसा मसीह मरे थे ना, उनको सूली पर चढ़ाया गया था और वो मर गए थे। 3 दिन बाद कहते हैं उनका रिसरेक्शन हुआ, मतलब वो जिंदा हो गए। वो रिसरेक्शन हमारा रोज़ होता है। हम मरते हैं नींद में, फिर हमारी चेतना रिसरेक्ट कर जाती है, जिंदा हो जाती है। बट इट इज़ स्टिल माइंड रिडन। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारी चेतना अभी तक दूषित है। कौन सा गाना था वो?
कैसे जाऊं पिया, मैली हो गई चदरिया, मन्ना डे का गाना था ना, मैं बहुत गाता हूँ। क्या है? लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, अपने भगवान के घर कैसे जाऊं। इट इज़ माइंड रिडन, बेचारा माइंड से, इम्प्रेशन से दूषित है, गंदा है हमारा माइंड। तो अगर आपके माइंड में किसी के लिए कोई दुश्मनी है तो रखिए, लेकिन वो गंदगी आपके माइंड में है, वो दुनिया में नहीं है। दुनिया तो आगे बढ़ गई, आपके मन में है। आप सोएंगे फिर जगेंगे, लेकिन आप मुक्त नहीं होंगे। सुनबे न करें किसकी, मन की। तो कोई गाली देता है कि बातें गाली मत सुनो, झगड़ा काहे हो गई। जब तक आप इसको विधि की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप, ठीक है, अच्छी बात है, आप आज से हो सकता है जाएं और कोई आदमी आपको गाली दे, आप उसको इस कान से सुने उस कान से निकाल दे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो पुरानी गालियां हैं, जो पुराने इंप्रेशंस हैं, वो जब निकल के आएंगे तो वो आपको दिखेंगे नहीं इंप्रेशंस। मान लीजिए मेरा बच्चा जब मेरे से दुश्मनी करता है तो मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है। अजनबी मुझे गाली दे दे तो हम वहाँ से रास्ते से निकल जाएंगे। अजनबी मेरे मन का इंप्रेशन नहीं है, तब ये आएगा कि भाई अजनबी है। पाला है इसको। आज कोई मोदी हो, कोई हो, कुछ भी कहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहता है कि तुम हिंदू खराब हो, हम हिंदू नहीं है भाई, हम तो अपने आप को अपनी तरीके से देख रहे हैं। वही पापा कहते तुम खराब हो। लेटेंट इंप्रेशन, लेटेंट मतलब, हाँ, लेटेंट इंप्रेशन, लेटेंट मतलब खुद बनाया हुआ है। शुरू से लेटेंट एनर्जी, मतलब जैसे जो बैटरी है वो लेटेंट बैटरी है, जो अभी खर्च नहीं हुई है। तो ढेर सारे ऐसी मेमोरी, ऐसे इंप्रेशंस हैं जो लेटेंट हैं, आपने अभी खर्च नहीं किया, उसको बचा के रखा है। मेरा बच्चा, मैंने श्रीश को देखा रात को सपने में, मैं उसको बांध रहा था जलाने के लिए, उसकी मौत हो गई थी और मुझे खराब लग रहा था, रुलाई आ रही थी। वो मेरा बेटा मेरे दिमाग में है, बाहर नहीं है। ये लेटेंट इंप्रेशन है। अब इसके बाद की पार्ट हम कल कवर करेंगे। आज तक के बातचीत से मैं आपको केवल एक छोटी सी प्रैक्टिस देना चाहता हूँ। यही प्रैक्टिस मैं आपको कल भी दूंगा कि जो भी क्या प्रैक्टिस होगा, जब भी आपको मालूम पड़ गया कि मेरे पास एक माइंड है और वो माइंड मुझे बार बार फ्री नहीं होने देता, तो क्या प्रैक्टिस करेंगे। खोजिए अपने दिमाग में, आज जाकर के एक कॉपी में आज का डेट लिखिए और उसमें सबसे पहले नोट डाउन करिए उन लोगों के नाम जो टॉप 10 आपके दुश्मन हैं, जिनको आप ख़त्म कर देना चाहते हैं। दोस्तों, आप भी, अगर आपके मन में किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग घृणा है, हेट्रेड है, उसको लिखिए। ये प्रैक्टिस मैंने की थी 1997 में। मैं एक शिविर में गया था, तो 2 दिन के शिविर के बाद उन्होंने मुझे प्रैक्टिस कराई थी कि जिसको भी आप हेट करते हैं उसका नाम लिखिए और उसको फ़ोन करके सॉरी बोलिए कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत विचार कर रहा था और आज से मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ विचार नहीं। पहले अपने मन में इसको पहचानिए और उसके बाद उसको सॉरी बोलिए और आप देखिए क्या होगा आपको। फिर तो वही है कि लेटेंट जैसे आप बता रहे वही आता है, पीछे वाला हुआ रहा था वो खत्म हो जाता है। जब आप बैठेंगे और सोचेंगे तो आप अपने मन के अंदर में गुड़ाई कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं। ज़मीन के अंदर जो फंसा हुआ है, बैठा हुआ है, वो निकालेंगे। जैसे मान लो कोई आदमी किसी का मर्डर कर दे और उसकी लाश ज़मीन में छुपा दे, दबी हुई है। ऐसे ही हमारे मन में ढेर सारी लाशें दबी हुई हैं, ढेर सारी घृणा, ढेर सारी पुरानी इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जो हमको लगता है हमको तो मिलना ही चाहिए था, एक गरीब आदमी को इतना तो होना ही चाहिए था, एक आम आदमी के साथ ये नहीं होना चाहिए था। ऐसी ढेर सारी चीज़ें दबी हुई हैं। जब आप अपने मन में झांकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपको दुख रहा होगा और वो दब गया दुख, बचपन का मार और अन्याय का फीलिंग कि मेरे साथ अन्याय हुआ। हो सकता है किसी ने नहीं किया हो, लेकिन फिर भी आपके मन में उसका अन्याय का फीलिंग, मेमोरी है, इंप्रेशन है।
ये सब के सब आपका सेल्फ है, आपका ईगो है, अहंकार है, और यही अलग अलग रूप में बाहर निकल के आता है। आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, आपको फील होगा वो चीज़, क्योंकि ये बचपन से आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिला। और वहीं एक आदमी है, बचपन से उसको इंपॉर्टेंस मिला है और वो गया किसी के पास, उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिला है, उसको भी गुस्सा आ जाएगा कि अरे ऐसे कैसे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तो मुझे। ईगो का एक स्ट्रक्चर है जो बना हुआ है, हमारे माइंड में है। हर रोज़ जब हम जगते हैं तो उसी स्ट्रक्चर में जीते हैं दुनिया को। उसको एक एक तीली जला जला कर ख़त्म करना होगा, हर एक थॉट को पहचान करके उसको ख़त्म करना होगा, हर एक चीज़ को जो हमें इमोशनली एक्साइट कर देती है उसको ख़त्म करना होगा, तभी पॉसिबिलिटी होगी एनलाइटन होने के लिए। नहीं तो रोज़ समाधि में जाओ निकलो, जाओ निकलो, सो निकलो। अभी पूरी बात मैंने की नहीं है कि कैसे इस कॉन्शियसनेस को अलग करके फिर भगवान की तरफ कैसे जाते हैं, वो कल बात करेंगे। The limited mind is the soil in which the ego is securely rooted, and the ego perpetuates ignorance through the many illusions in which it is caught. हमारा लिमिटेड माइंड, हमारे माइंड की जो लिमिटेशन है वो मिट्टी है जिसके अंदर में ईगो आराम से रूटेड होता है। ईगो एक पेड़ की तरह है जो माइंड में रूटेड होता है, और फिर ईगो में से निकल के आता है ढेर सारा इग्नोरेंस, परपेचुएट्स, फैलाता रहता है, कचरे की तरह बाहर निकालता है थ्रू मैनी ऑफ द इल्यूजन्स दैट इन विच इट इज़ कॉट। और सच्चाई से नहीं, ये सब जो बातें हम सोचते हैं उसमें कोई भी चीज़ सच्चाई नहीं है, लेकिन हमारा माइंड उसको क्रिएट करता है। द ईगो प्रिवेंट्स मैनिफेस्टेशन ऑफ इनफाइनाइट नॉलेज, और वो ईगो हमें रोकता है इनफाइनाइट नॉलेज जो कि कॉन्शियसनेस के लिए पॉसिबल है, लेकिन नहीं पॉसिबल हो पाता क्योंकि वो ईगो के साथ है। आपको पूछना चाहिए आखिर मेरे माइंड में किस चीज़ को मैं ईगो कहूँगा। यू शुड आस्क दिस, विच इज़ ऑलरेडी लेटेंट इन द सोल। ये जो इनफाइनाइट नॉलेज है ये पहले से हमारी आत्मा में लेटेंट फॉर्म में है। हमने कल पढ़ा था लेटेंट इम्प्रेशन। लेटेंट इम्प्रेशन मतलब नहीं, जो बचा हुआ है। देखो, लेटेंट मतलब जो छुपा हुआ है, बिल्कुल सही, जो बाद में पता चलेगा। लेकिन हम उसको चाहें तो हम अपने ईगो को ना जो सबकॉन्शियसली है उसको निकाल के देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। मतलब वो है, हम उसका यूज नहीं कर रहे। वो है, हम उसका यूज़, वो टाइम टाइम पर निकल के आता है। लेटेंट इम्प्रेशन मतलब हमारा ईगो जो बीमारी की तरह है, वो धीमे धीमे हमको परेशान करता है। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं लेटेंट नॉलेज। ईगो में होता है कन्फ्यूजन और डिवाइन फ्रैगमेंट में होता है इनफाइनाइट नॉलेज। देखिए, फ़िलहाल तो हम लोगों का नॉलेज मिल रहा है ईगो से ही। हमारा ईगो है कि भाई ऐसी क्लास में बैठेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, हमको या तो पैसे कमाने को मिलेंगे या तो शांति मिलेगी, कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन ये सब का सब ईगो से आ रहा है। लेकिन ये ऐसे ही है जैसे कि आप जहर देते हैं जहर को काटने के लिए। जितनी दवाइयाँ हम खाते हैं वो जहर हैं। अगर आप हेल्दी हैं और कोई एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो आप बीमार हो जाएंगे। लेकिन इस माइंड का स्ट्रक्चर ही है थॉट्स। इन थॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए हम ये वाले थॉट्स ले रहे हैं जो क्लास चल रही है। और इसी थॉट्स के अंदर मैं चाहता हूँ आपको याद रहे, जैसे आपको याद है कि घर में बटन कहाँ है, अंधेरा हो जाएगा तो लाइट कहाँ से जलाएंगे। ये चीज़ थोड़ा मुश्किल है, इसको भूल जाओगे आप, क्योंकि ये वर्ड्स का जिब्रिश लगता है। नानक के लिए उनकी मम्मी बोलती है रात बहुत हो गई सो जाओ, तो नानक क्या बोलते हैं श्रीश? रात हो गई। वो बोलते हैं कि मेरे भगवान, उनको अपनों बोलते थे मेरे पिया, मेरे प्रेम, उनको मैं पुकार रहा हूँ रात को पता नहीं कितने बजे।
वो इंटेंसिटी नानक के अंदर थी भगवान के लिए, हमारे इधर वो इंटेंसिटी है रात को खाने के लिए, फिल्मों के लिए, अगर हमारा बच्चा बीमार है तो उसके लिए। लेकिन हमारे माइंड में अभी वो इंटेंसिटी नहीं है डिवाइन फ्रैगमेंट के लिए, नॉलेज के लिए, नॉलेज नहीं डिवाइन फ्रैगमेंट के लिए। कह रहे हैं डिवाइन फ्रैगमेंट में है इनफाइनाइट नॉलेज, हमारे ही अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट में है इनफाइनाइट नॉलेज, लेकिन वो लेटेंट है, छुपी हुई है। और हमारे ही अंदर फिलहाल लेटेंट भी है और पेटेंट भी है, मतलब दिख भी रही है और छुपी हुई, दोनों चीज़ें हैं इन द फॉर्म ऑफ ईगो, कन्फ्यूजन। हमारे अंदर दोनों चीज़ें हैं, छुपा हुआ ज्ञान भी है और छुपा हुआ भी और एक्सप्रेस्ड कन्फ्यूजन भी है। अब सुनिए, इट इज़ द मोस्ट फॉर्मिडेबल ऑब्स्टिकल टू एनलाइटमेंट ऑफ गॉड। ईगो सबसे फॉर्मिडेबल ऑब्स्टिकल है, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है भगवान को रियलाइज करने में। कभी मन में क्वेश्चन नहीं आता कि आखिर भगवान के अगेंस्ट में ईगो कैसे जीतता है, इतना पावरफुल कैसे है। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू पियर्स थ्रू द वेल ऑफ इग्नोरेंस। ऑथर कहते हैं ये जो इग्नोरेंस का, अज्ञान का, कन्फ्यूजन का वेल है, वेल मतलब पर्दा, वेल मतलब बड़ी मछली नहीं, ये वेल VEIL है, पर्दा। इसको पियर्स कर पाना बहुत मुश्किल है। फॉर देयर इज रॉक ऑन द फायर, क्योंकि जो हमारा इग्नोरेंस है वो एक रॉक की तरह है जो फायर के ऊपर है। फायर मतलब आग, तो पता है। फायर किस चीज़ को बोल रहे हैं यहाँ पर? ऑब्स्टिकल को नहीं, वो डिवाइन को बोल रहे हैं। लाइट, रोशनी जहाँ से आती है। और रॉक किसको बोल रहे हैं? हमारे इग्नोरेंस को, माइंड को, थॉट्स को। इग्नोरेंस से ही निकल के आता है ये। हमारा एक चीज़ है ईगो। ईगो जिसमें हम अपनी खुद की समझ, अपनी खुद की बिलीफ पर चलते रहते हैं, और वो है ऑब्स्टिकल, रुकावट ज्ञान को जानने में, भगवान को जानने में। जस्ट एज फ्लेम कैनॉट राइज हाई इफ अ रॉक इज प्लेस्ड अपॉन इट, अ डिजायर टू नो वंस ओन ट्रू नेचर कैनॉट लीड टू ट्रूथ एज लॉन्ग एज द बर्डन ऑफ ईगो इज प्लेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस। आप आग जला रहे हैं, उस आग की फ्लेम बहुत ऊंची नहीं जाएगी अगर उसके ऊपर आप मोटा सा पत्थर रख दीजिए। ऐसे ही आपकी बड़ी स्ट्रांग इच्छा है कि मुझे भगवान को जानना है, वो नहीं जाएगी ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा पत्थर है? ईगो का पत्थर है। इसलिए आपको पूछना चाहिए, दिन में कम से कम 2, 4, 5 बार पूछना चाहिए, मेरा ईगो क्या है। पता है कैसे मालूम पड़ता है ईगो? कैसे आप पहचानेंगे अपना ईगो? हमारे कौन कौन सी चीज़ें हमको हर्ट कर सकती है। जब कोई चीज़ हमें हर्ट करती है, इसका मतलब वो चीज़ मेरा ईगो है। और अगर आपको ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जो आपको हर्ट करे, तो उसको सरेंडर करो। जैसे किसी के सामने झुकना, भीख मांगना ईगो के लिए सबसे खराब चीज़ है। और बुद्ध और रमण क्या करते थे? भिक्षु थे। हम लोग नौकरी करते हैं और हर महीने नौकरी के बदले में हमारा हक मिलता है, पैसा मिलता है। अगर रमण होंगे तो कहेंगे जो तुमको पैसा मिलता है वो भगवान देते हैं भिक्षा के रूप में, और तो जो तुम काम करते हो वो तुम्हारा कर्म है जो तुम लाइफ को देते हो। अगर पैसे को लेकर के, आपके काम को लेकर के, या किसी भी चीज़ को लेकर के आपको हर्ट होता है, तो उसको, वो आपका ईगो है, पहचानो उसको। और जो कुछ मिल रहा है उसके लिए एक सरेंडर की भावना रखो कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं मिलना चाहिए था, थैंक यू गॉड। कहीं पर भी सक्सेस इन फाइंडिंग वंस सेल्फ इज रेंडर्ड इम्पॉसिबल बाय कंटिन्यूएशन ऑफ ईगो। अगर आप खुद को जानना चाहते हैं, खुद को जानने में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो इम्पॉसिबल होता है ड्यू टू कंटिन्यूएशन ऑफ ईगो। हमारा ईगो एक भी सेकंड के लिए सोता नहीं है। विच परसिस्ट थ्रू आउट द जर्नी ऑफ द सोल। जब तक हम इस बॉडी में हैं, बार बार अलग अलग बॉडी लेंगे, हमारी जर्नी चलती रहेगी, तब तक हमारा ईगो रहेगा और हम नहीं जान पाएंगे खुद को। कह रहे हैं ओल्ड एज, बुढ़ापे में, एन एकिंग टूथ कैन गिव अनटोल्ड ट्रबल। दांत, दर्द होता हुआ दांत बहुत तकलीफ देता है।
बिकॉज इट इज़ नॉट ईजिली अपरूटेड, क्योंकि वो बहुत आसानी से निकल नहीं पाता. ऑल्दो लूज विद इन इट्स सॉकेट, हालांकि वो हिल रहा है, टूट चुका है, लेकिन निकल नहीं रहा है अभी तक. इन द सेम वे ईगो विच माइट बिकम फीबल थ्रू लव और पेनेंस, हमारा ईगो ढीला हो गया है, हमको मालूम पड़ गया है कि हाँ ईगो है, अब उसको ख़त्म करना है. जैसे कुछ लोग तो अंधे हैं बेचारे, उनको तो पता ही नहीं ईगो है, वो तो अपने आसपास में बॉडी गार्ड रखा है और सबको धौंस दिखा रहे हैं. उनसे तो कम से कम हम अच्छे हैं. और दो चीज़ें बताई हैं ईगो को हल्का करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, लव एंड पेनेंस. अगर आपके अंदर में करुणा है, प्यार है, उससे आपका अहंकार ढीला होता है. और दूसरा पेनेंस से, पेनेंस क्या है? तपस्या से. लेकिन बेचारा ईगो अभी तक बहुत मुश्किल है इरेडिकेट करना. इरेडिकेट मतलब पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करना. इट परसिस्ट टिल द वेरी एंड, जब तक इस पूरे गेम का खात्मा नहीं हो जाता, इस डिवाइन फ्रैगमेंट का, बॉडी का, एनलाइटमेंट का, एंड तक रहेगा ये. दो इट बिकम्स लूजर एज द सोल एडवांसेज ऑन द पाथ, इट रिमेन्स टिल द लास्ट स्टेज. इसको किसी भी स्टेज पर ये मत मानिएगा कि अब मैं जीत गया. अंत तक वो हारता है, लेकिन फिर भी लास्ट स्टेज में ही जाकर ख़त्म होता है, फाइट करता है पूरी. विच इज़ द 7th प्लेन ऑफ इन्वोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस. लास्ट स्टेज है, उसको बोलते हैं 7th प्लेन, कॉन्शियसनेस इन्वोल्यूशन में वापस जाने में. ईगो इज़ द सेंटर ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटी. हम लोगों को जितनी भी अच्छी या बुरी चीज़ें लगती हैं, समाज में सुधारने वाली चीज़ें लगती हैं, जो कुछ भी लगती हैं, वो सब का सेंटर है ईगो. कोई भी एक्टिविटीज़ दुनिया में अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो ईगो से निकलता है. द अटेम्प्ट्स ऑफ ईगो टू सिक्योर इट्स ओन एक्सटिंक्शन माइट बी कंपेयर टू द अटेम्प्ट ऑफ अ पर्सन टू स्टैंड ऑन हिज ओन शोल्डर्स. अगर कोई आदमी अपने ईगो को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे ही है जैसे एक आदमी अपने ही कंधे पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है. ईगो को मारने की कोशिश कर रहा है. इसलिए कृष्णमूर्ति कहा करते थे, क्या बनने की कोशिश कर रहे हो? अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो? बिकमिंग बोलते थे बार बार. जब आप मन में बोलते नहीं, आज से मैं गलत कर रहा हूँ, आज से मैं अच्छाई करूँगा, तो उसको बोलते थे बिकमिंग. आप केवल अपनी बुराई को पहचान सकते हैं. आप बुराई के ऊपर अच्छाई का लेयर नहीं चढ़ा सकते. Just as the eye cannot see itself, the ego is unable to end its own existence. जैसे हम एक आँख खुद को नहीं देख पाती, ऐसे ही एक ईगो अपने आप को ख़त्म नहीं कर पाता. All that it does is to bring self-annihilation, only goes to add its own existence. जितना भी हमारा ईगो कोशिश करता है अपने आप को ख़त्म करने के लिए, उस प्रोसेस में केवल वो क्या करता है? अपने ही एग्जिस्टेंस को, अपने आप को और मजबूत बनाता है. ये सभी स्पिरिचुअल एस्पिरेंट की, जितने भी लोग साधक हैं, उनकी प्रॉब्लम है कि वो थॉट्स से अपने ईगो को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं. थॉट्स में से निकले हुए, थॉट्स मतलब मुझे अगर ये काम कर लूँ तो मुझे ये मिल जाएगा. थॉट्स में से निकलते हैं एक्शन, और उम्मीद करते हैं कि उसमें से वो ईगो ख़त्म हो जाएगा. माइंड ऐसा हो जाएगा जैसे गहरी नींद में है. इट फ्लरिशेज ऑन द वेरी एफर्ट डायरेक्टेड अगेंस्ट इट सेल्फ. लेकिन हमारा माइंड, हमारा ईगो फ्लरिश करता है, खूब पनपता है उसी कोशिश में जो उसको खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है. Thus it is unable to vanish altogether through its own desperate activity. इसलिए बेचारा ईगो अपने आप को गायब नहीं कर पाता अपनी डेस्परेट एक्टिविटी में, बहुत डेस्परेट कोशिश में. Although it succeeds in transforming in its own nature. लेकिन वो अपने नेचर को बदलने में थोड़ा बहुत सक्सीड कर जाता है. The disappearance of the ego is conditioned by melting away of limited mind which is at its seat. कह रहे हैं ये जो ईगो का गायब होना है, ये कैसे हो पाता है? By melting away of limited mind. जब हमारा लिमिटेड माइंड मेल्ट होता है, पिघलता है, तब. देखिए पता है, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये थॉट्स का एक टॉर्च है, और इस टॉर्च से हम अपने कन्फ्यूजन को देखने की कोशिश कर रहे हैं. अगला सेंटेंस के ऊपर ध्यान दीजिए. द प्रॉब्लम ऑफ गॉड रियलाइजेशन इज द प्रॉब्लम ऑफ इमेंसिपेटिंग कॉन्शियसनेस फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ द माइंड. ये जो भगवान को जानने की प्रॉब्लम है,
वो असल में हमारे कॉन्शियसनेस को, हमारी चेतना को माइंड के लिमिटेशन से फ्री करने की प्रॉब्लम है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इस घर में मुझे एकदम सफाई चाहिए, खूब ढेर सारी सफाई चाहिए, तो आप क्या हटाएंगे यहाँ से? कचरा हटाएंगे कि किताबें भी हटा देंगे, लोगों को भी हटा देंगे? किसी को हम कहेंगे भाई उसको इलाज करो, ठीक करना है, उसके हाथ में दर्द है, तो उसका हाथ तो नहीं काट देंगे आप? तो अपने माइंड में जब हम अपने ईगो को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लोग क्या करते हैं? आंखें फोड़ लेते हैं। किसने आंखें फोड़ी थी? तुलसीदास नहीं, कौन थे? सूरदास। सूरदास को लगा कि अगर मैं इन आँखों से लड़की को देखूंगा, सेक्स डेवलप होगा, तो मैं दिखूँ ही नहीं। प्रॉब्लम हमारी आंखें नहीं है। भगवान को जानने की प्रॉब्लम है अपनी कॉन्शियसनेस को, मतलब इस समय जो मेरे मन में थॉट्स चल रहे हैं उसको, थॉट्स को हटा करके कॉन्शियसनेस को बरकरार रखने की प्रॉब्लम है। कैसे करेंगे? थॉट्स को हटाकर कॉन्शियसनेस को कैसे कायम रखेंगे? देखिए, ये तो खाली बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ट्राई तो हमको ही करना पड़ेगा। When the individual mind is dissolved, जब एक आदमी का माइंड डिसॉल्व हो जाता है, the whole universe relative to the mind vanishes। नई प्रॉब्लम होती है। इसीलिए बेचारे, कौन, किससे पूछा था मैंने कल? वैभव से पूछा था? नहीं, आपसे पूछा था, शायद तुमसे पूछा था, कि अगर तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, एनलाइटेड होने का और बिल गेट्स होने का। हाँ, वैभव से पूछा था। तो अभी पहले क्या चूज़ करोगे? तो वैभव ने कहा था पहले बिल गेट्स बनेंगे, बाद में एनलाइटेड होंगे। कह रहे हैं जैसे ही इंडिविजुअल माइंड डिसॉल्व होता है, जैसे ही इंडिविजुअल माइंड डिसॉल्व होता है, ये पूरा ब्रह्मांड गायब हो जाता है। लेकिन वो ब्रह्मांड जो हमारे इंडिविजुअल माइंड के रिलेटिव था, पैसा गायब हो जाएगा, प्यार गायब हो जाएगा, परिवार गायब हो जाएगा, ताकत गायब हो जाएगी। ये सब की सब फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें जो हमारे माइंड में हो, गायब हो जाएगा, इनटू नथिंगनेस गायब हो जाएगा। एंड कॉन्शियसनेस इज नो लॉन्गर टाइड टू एनीथिंग। और उसके बाद चूंकि ईगो नहीं है, तो कॉन्शियसनेस अब किसी भी चीज़ के साथ में बंधा नहीं है। अब वो ऐसा माइंड हो गया है जो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, कुछ भी जान सकता है। अब ये वो कॉन्शियसनेस है जिसमें कोई ईगो नहीं है। कॉन्शियसनेस इज नाउ अनलिमिटेड एंड अनक्लाउडेड बाय एनीथिंग एंड सर्व्स द पर्पस ऑफ इल्यूमिनेटिंग द स्टेट ऑफ इनफाइनाइट रियलिटी। अब तक बेचारा जो हमारा कॉन्शियसनेस था, लाइट की तरह था, वो फंसा हुआ था कहाँ? फिजिकल वर्ल्ड की ढेर सारी चीज़ों में। आपने पता नहीं कैसे जादू से, अपनी कोशिश से फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें अपने माइंड में से डिसॉल्व कर दी। कैसे डिसॉल्व करेंगे? आपको बिल्कुल याद नहीं होना चाहिए कि मेरा कपड़ा कौन से ब्रांड का है। आपको बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी मेरे बारे में कितना अच्छा या कितना ख़राब सोचता है। धीमे धीमे आप भूल जाइए, भूल जाइए, काम यूज़ करिए। आप डोसा खा रहे हैं, डोसा खाइए, लेकिन आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि मैं डोसा उस ब्रांड का खा रहा हूँ। या कपड़ा मैं इस ब्रांड का, बिकॉज ये सब चीज़ें आपके ब्रेन में कॉन्शियसनेस, ईगो बन के बैठी हुई हैं। इनको भूलना ही होगा। और भूलने के लिए आपको ये सब चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, वो नई ब्रांड आ रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं अपने ब्रेन में, ताकि आप उसके ऊपर फोकस कर सकें। कह रहे हैं अगर माइंड डिसॉल्व हो गया तो आपका कॉन्शियसनेस अनलिमिटेड होता है और अनक्लाउडेड होता है। मतलब उसके ऊपर कोई बादल नहीं होता, क्लाउड नहीं होता। और अब वो चमकाता है, इल्यूमिनेट करता है इनफाइनाइट रियलिटी को, लाइफ जो डिवाइन फ्रैगमेंट को। While immersed in the bliss of realization, the soul is completely oblivious of sights or sounds or objects in the universe. अब देखिए, जब मैं इसको पढ़ रहा था ना, तो मुझे लगा कि
मुझे ऐसा लगने लगा कि यार ये पॉसिबल है, हम लोगों के लिए पॉसिबल है। अगर कुछ सेकंड के लिए भी हम लोग बैठ करके अपने कमरे में बैठ जाएं और कुछ सेकंड के लिए, दिन भर के लिए नहीं, कुछ सेकंड के लिए भूल जाएं। क्या चीज़ भूल जाएं? जो भी मन में चल रहा है। आप आंख बंद करके, आंख खोल करके 5 सेकंड के लिए भूल सकें, 5 मिनट के लिए बैठ सकें, तो माइंड बिकम्स ऑब्लिवियस टू साइट, साउंड्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। उस दिन आया था वो सिद्धांत, उसकी एक बात मुझे याद है, मेरे साथ भी हुआ था। सिद्धांत बता रहा था, मैं कहीं किसी आश्रम में गया था, उसमें मिट्टी के 3 लेयर में गुफा बने हुए थे, याद है? याद है मुझे। और क्या हुआ था उस गुफा में? उनको पानी की आवाज़ आने लग रही थी। वो एक, समुद्र के लिए हाँ, गुफा में नीचे गए, तीसरे लेयर में अंधेरा था और अपनी सांस पर ध्यान दे रहे थे और अचानक से समुद्र की आवाज़ आई उनको। समुद्र की आवाज़ कहाँ से आई? उनकी सांस की थी आवाज़। उनकी सांस की आवाज़ इतनी गहरी आ रही थी, इतनी ज़ोर से आ रही थी कि उनको लगा आसपास में कहीं समंदर है, लेकिन वो इनफाइनाइट की आवाज़ थी। आसपास की आवाज़ तो कुछ थी नहीं, गुफा की तो आवाज़ थी नहीं कुछ, बहुत होगा तो झिंगुर की आवाज़ आ रही होगी। कह रहे हैं अगर आपका माइंड कुछ देर के लिए डिज़ोल्व हो सके तो वो न सुन पाएगा न देख पाएगा। क्या क्या चीज़ें? कोई साइट नहीं देख पाएगा, कोई साउंड नहीं देख पाएगा और कोई ऑब्जेक्ट को फ्री हो जाएगा, नहीं देखेगा वो। इन दिस रिस्पेक्ट इट इज़ लाइक साउंड स्लीप। इसलिए जो आदमी एनलाइटेंड स्टेट में जाता है, चाहे 5 सेकंड के लिए ही, वो है साउंड स्लीप में, गहरी नींद में। बट देर इज़ इनफाइनाइट डिफरेंस, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। दैट डिस्टिंग्विशेस गॉड रियलाइजेशन फ्रॉम स्लीप। स्लीप जैसी है लेकिन ये स्लीप है नहीं। नींद में भी हम कुछ नहीं सुन पाते, कुछ नहीं देख पाते और कोई चीज़ टच नहीं कर पाते गहरी नींद में। ऐसे ही होता है एनलाइटमेंट में, लेकिन फिर भी एक बड़ा डिफरेंस है। ड्यूरिंग स्लीप द इल्यूजन्स ऑफ यूनिवर्स वैनिशेस सिंस ऑल कॉन्शियसनेस इज एन एम्बियस। कह रहे जब आप सो रहे हैं तो ब्रह्मांड का इल्यूजन, ये ब्रह्मांड को इल्यूजन बोल रहे हैं यार बार बार। इल्यूजन मतलब जो है नहीं पर हमको लगता है असली, लेकिन हमारे लिए इल्यूजन नहीं है, हमारे लिए रियल है। और रियल क्यों है? क्योंकि हमारे लिए इस दुनिया की ताने बाने रियल है, हमारी लड़ाइयाँ रियल हैं, खास तौर से लड़ाइयाँ, खास तौर से दुश्मनी। बिकॉज जितने अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं वो तो सब भूल जाती हैं। कोई हमारा अच्छा दोस्त है, उसने 20 साल से हमारे साथ अच्छा किया तो कहाँ याद रहता है? याद रहना भी नहीं चाहिए। हमारी बॉडी में गुर्दा काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, पेट काम कर रहा है 20 साल से, कुछ याद नहीं है, परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, कोई मेमोरी नहीं। और एक दिन आपके पूना में पेट में दर्द हो गया, मुझे हुआ था, अब उसकी मेमोरी ज़िंदगी भर के लिए हो गई। तो जब आप उन मेमोरीज़ को, जिसको आप ताने बाने बोलते हैं, दुश्मनी बोलते हैं, अगर उसको याद रखेंगे तो ये दुनिया आपके लिए रियल है। अगर उसको आप भूल जाएं तो रियल नहीं है। कह रहे हैं ड्यूरिंग स्लीप इल्यूजन ऑफ यूनिवर्स वैनिशेस सिंस ऑल कॉन्शियसनेस इज इन एम्बियंस। पूरी की पूरी दुनिया, नींद में हमारी कॉन्शियसनेस होती है एम्बियंस में, एबियंस में। एबियंस मतलब नहीं बेटा, एबियंस मतलब सराउंडिंग नहीं होता। एबियंस तो मूवी है एक। आप एम्बियंस की बात कर रहे हैं कि एबियंस उसकी मूवी है बहुत फेमस, जिसने शायद टाइटैनिक ने बनाई, ऐसी किसी बड़े फिल्म मेकर की मूवी है। हाँ, एबिस मूवी थी। अच्छा, हाँ, उसी वर्ड से है एबिस। एबिस मतलब गहरा अंधेरा, अंधेरे में जाता है। तबीयत खराब है, जाना है, चले जाओ। आप एबिस देखिएगा, समंदर की एकदम गहराई में अंधेरा है जहाँ पर, उसको बोलते हैं एबिस। बोल रहे हैं जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारी चेतना कहाँ जाती है? एबिस में, अंधेरे में। लेकिन हमारी चेतना चाहे तो वो वहाँ से हटकर कहीं और भी जा सकती है। रात को सोते समय हम चाहें तो जगने से नींद में भी जा सकते हैं, और हम चाहें तो नींद से हट करके वहाँ भी जा सकते हैं जहाँ डिवाइन फ्रैगमेंट है। नींद में कोई गॉड का कॉन्शियस एक्सपीरियंस नहीं होता। नींद में भगवान का कोई कॉन्शियस एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि दिस रिक्वायर्स कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ ईगो। देखिए, काम वाम नहीं बंद करना है आपको,
सारे काम करने हैं, सब कपड़े पहनना है, खेलना है, कूदना है, पार्टी में जाना है, खाली एक काम करना है अगर आपको गॉड को रियलाइज़ करना है। क्या? कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ ईगो। आपको भीख नहीं मांगना है जाकर के रमण की तरह, डिसॉल्व हो जाना, गायब हो जाना। आपके मन में एक थॉट चल रहा है, वो थॉट डिसॉल्व हो जाए, आप उसको देख लें और उसके प्रति आपका कोई रिएक्शन ना हो। ठीक है, मैं फेल हुआ, ठीक है, मैं टॉप किया, ठीक है, मेरे महीने कितने पैसे आते हैं, ठीक है, लोग मुझे क्या कहेंगे, जो भी कहेंगे ठीक है। जब आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन के लिए चॉइसलेस हो जाते हैं और आप उसके प्रति अवेयर रहते हैं, तो वो धीमे धीमे आपके ईगो को डिसॉल्व कर देता है। बस खाली ईगो डिसॉल्व कर दीजिए, अपने दिन भर की लाइफ जिए, ज़िंदगी भर जिए, आप गॉड कॉन्शियसनेस में चले जाएंगे। ओकेजनली when the continuity of deep sleep is interrupted by brief interval, one may have experience of retaining consciousness without being conscious of anything in particular. ये हम लोगों को होता है, लेकिन इसकी मेमोरी नहीं होती, क्योंकि हमारे को तो खाली यादें। कृष्णमूर्ति की जो डायरी है उसमें वो उन चीज़ों को लिखते हैं कि वो मेमोरी नहीं थी जब वो डिवाइन में जाते थे। हमारे साथ भी ऐसा होता है, डीप स्लीप में बहुत बार हम जाते जाते हम ब्रीफ इंटरवल को एक्सपीरियंस करते हैं, डी स्लीप के और कॉन्शियसनेस के बीच के ब्रीफ इंटरवल को। आप इसको रोज़ सोते समय ऐसे लेट जाया करिए और अपनी बॉडी को महसूस किया करिए और अपनी ईगो को पहचाना करिए और ऐसे महसूस करिए जैसे कि आप कॉन्शियसली मरना चाहते हैं, मर रहे हैं, अपनी ईगो को इस समय सोते समय मारना चाहते हैं। आप लेटे हैं तो वो ब्रीफ कुछ सेकंड के लिए आप डिवाइन का एक्सपीरियंस कर पाएंगे। कुछ करना थोड़ी है, बस लेट जाना है और अपने थॉट्स को मरने देना है, जैसे रमण ने मरने दिया। ये ठीक है, अब मैं फिजिकल बॉडी नहीं हूँ, मैं ये थॉट्स नहीं हूँ, जो कुछ भी मरने वाली चीज़ है वो मर जाए और मैं डिवाइन को एक्सपीरियंस कर लूँ। बिकॉज स्लीप भी एक तरह की डेथ है और आपको ईगो को डिसॉल्व करना है, ईगो को मरना है। तो आप ईगो को रात को सोते समय मरने दीजिए। हमारा ईगो रात को सोते समय भी बड़ा जिंदा रहता है, किससे क्या लेना है, उसने मुझे क्या कहा था। इसलिए आपको बड़ी मम्मी ने सुबह उठ करके फिर लड़ाई किया, वो रात का ईगो मजबूत था। हमारे लिए ईगो इतना मजबूत होता है कि हम वो लड़ाइयाँ अगले 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, साल भर तक अपने ईगो को बचा के रखते हैं, लड़ाइयाँ करते रहते हैं। हर रोज़ अपने आप को कहो कि जो कुछ कल हुआ, आज हुआ, उसको मैं स्वाहा डाल रहा हूँ। मेरा कुछ भी न किसी से मुझे लेना है न देना है। अगर किसी ने मुझे चीट किया है, थैंक यू। किसी से मैंने कुछ लिया है, वो अब मेरा नहीं है, ले जाओ सब। इसलिए उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा एनलाइटन होना, जो बेचारे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए परेशान होते हैं कि हम जब कुछ बना के गए हैं तो कौन उसको संभालेगा। उनके लिए ख़ास तौर से, क्योंकि उनका ईगो उनके प्रॉपर्टी में, उनके बच्चों में फंसा हुआ है। रात को सोते समय आप अपने आप को बोलिए, ये बॉडी, ये माइंड मैं नहीं हूँ, और आपका रिएक्शन भी बदलेगा। जब दोबारा वो चीज़ आएगी जहाँ पर आपको गुस्सा आता था, आपको कम गुस्सा आएगा। There is consciousness, but this consciousness is not of universe. आप जो बीच में अपने आप को एक्सपीरियंस करेंगे उसमें कॉन्शियसनेस तो होगा, चेतना तो होगी, लेकिन वो चेतना ब्रह्मांड की नहीं होगी। इट इज़ कॉन्शियसनेस ऑफ नथिंग। ये कॉन्शियसनेस है नथिंग का, फिजिकल वर्ल्ड का नहीं, नो थिंग, किसी सामान का नहीं। सच एक्सपीरियंस पैरेलल्स दोज ऑफ गॉड रियलाइजेशन। इस तरह का एक्सपीरियंस भगवान के एक्सपीरियंस के पैरेलल होता है, इन विच कॉन्शियसनेस इज कम्प्लीटली फ्रीड फ्रॉम द इल्यूजन ऑफ यूनिवर्स। ये वो स्टेट होता है जहाँ पर हमारी चेतना कुछ सेकंड के लिए इस ब्रह्मांड के इल्यूजन से फ्री हो जाती है एंड मैनिफेस्ट्स द इनफाइनाइट नॉलेज, और हमको कुछ सेकंड के लिए इनफाइनाइट नॉलेज मिलता है। इसीलिए इस मोमेंट्स में आपको भविष्य की झलकियाँ दिखाई दी जाती हैं। आपको कभी कभी ऐसे सपने दिखाई देते हैं, अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन दिखाई देते हैं। इसलिए हमने क्या, अभी हम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि नींद 2 काम के लिए है। एक तो आपको इमोशनली हील करने के लिए, आपके इमोशंस जो परेशान हैं उसको ठीक करने के लिए, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आप किसी कोड के प्रॉब्लम पे हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम पे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, वो आपको डिवाइन फ्रैगमेंट उस झरोखे से हेल्प करता है। मुझसे श्रद्धा पूछती थी कि मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, डिवाइन फ्रैगमेंट क्यों नहीं कर रही। मैं उसको हमेशा बोलता था, जब तुम सोने जाती हो तो अपनी प्रॉब्लम लाइफ को बोलो और लाइफ तुम्हें हेल्प करेगी। उठ के बोलती थी, लेकिन हेल्प नहीं करती, क्योंकि हम
प्रॉब्लम्स के साथ जाते थे, ईगो स्टेट, ईगोलेस होकर नहीं जाते थे। फिर भी देखो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। दैट वॉज हिदरटू हिडन बाय ईगो। ये जो इनफाइनाइट नॉलेज है अब तक किससे छुपा हुआ था? ईगो से। इसलिए बहुत खुश मत होइए अगर आपके मन में कोई थॉट चल रहा है, आप कुछ फील कर रहे हैं, किसी बात से आपके मन में हल्का सा भी ऐंठ है, तो बहुत खुश मत होइए, क्योंकि वो खुशी, वो ईगो किस चीज़ को छुपा रही है? इनफाइनाइट को, परम को छुपा रही है। इन स्लीप द इंडिविजुअल माइंड कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। ये बीमारी है बेटा, मर जाएं या हम सोते रहें, इंडिविजुअल माइंड कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। जैसे सोते समय हमारी बॉडी की बीमारी ख़त्म नहीं हो जाती, कोशिश कर रहा है हमारी बॉडी उसको ठीक करने के लिए, लेकिन ख़त्म नहीं हो जाती, ऐसे ही सोते समय भी इंडिविजुअल माइंड कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। मतलब जो इंडिविजुअल माइंड है, जिसको मैं प्रेफरेंसेस बोलता हूँ, ये मेरे पसंद है, नापसंद है, ये मुझे करना है, नहीं करना, वो परसिस्ट करता है, जिंदा रहता है। ऑल्दो इट हैज़ फॉरगॉटन एवरीथिंग इंक्लूडिंग इटसेल्फ, लेकिन फिर भी वो भूल गया है सोते समय, अपने आप को भी भूल गया है। एंड द लेटेंट इम्प्रेशंस in the mind creates a veil between submerged consciousness and inferiority। और जो हमारे latent impressions हैं, जो ढेर सारे ठप्पे हैं दुनिया का, जो हमारे दिमाग में thoughts हैं, memories हैं, वो एक पर्दे की तरह रहते हैं between infinite and consciousness। एक तरफ हमारी चेतना है और एक तरफ infinite है, और बीच में है ईगो का पर्दा। Thus during sleep कॉन्शियसनेस इज सबमर्ज्ड इन द शेल ऑफ इंडिविजुअल माइंड। एक बात बड़ी सिंपल है, जब भी आप सोने जा रहे हैं, इसको ऐसे इमेजिन करिए कि आपके पास एक छोटी सी एक बूंद कॉन्शियसनेस है, और वो कॉन्शियसनेस किसी भी चीज़ को जान सकती है, लेकिन वो है एक बूंद, और वो जा कर के छुप जाती है ईगो के अंदर। अब चूंकि ईगो के अंदर है, तो हर सेकंड दिखाती क्या है आपको? वो लाइट की तरह, एक बूंद लाइट, वो क्या दिखाती है? जो भी आसपास का कवर है। इस कमरे में जितनी भी लाइट होगी दिखाएगी तो कमरे को ही। और जब आप इस बाहर के शेल को, ईगो को ख़त्म करते हैं, तब वो लाइट किसके साथ मर्ज करती है? इनफाइनाइट लाइट के साथ। जो कुछ भी इनफाइनाइट लाइट को दिखाई देता है, आपको भी दिखाई देता है। जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा कि ये बॉडी और माइंड मैं नहीं हूँ, मैं इसके अंदर का वो कॉन्शियसनेस हूँ जो चीज़ को जानने वाला है, फील करने वाला है, लेकिन जिस चीज़ को मैं फील कर रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। मतलब मेरी गाड़ी मुझे अच्छी लग रही है, ये अच्छा लगना मैं नहीं हूँ, खाली इसको जानने वाला स्टेट मैं हूँ। कोई मुझे हर्ट करता है, वो थॉट, ये पता है, ये चीज़ जो कॉन्शियसनेस है वो आपको खाली प्रेजेंट मोमेंट में ही फील होगी। जैसे ही आप किसी थॉट में जाते हैं, पास्ट में या फ्यूचर में, आप कॉन्शियसनेस से डाइवर्ट हो गए। जिस दिन आपको ये भरोसा हो जाएगा, धीरे धीरे आप अपने आप ही तोड़ना शुरू कर देंगे अपने ईगो को। और जब तक ये भरोसा नहीं होता, आपका ईगो और मजबूत होते जाता है। हर एक एक्सपीरियंस और आपके ईगो की लेयर को मोटा करते जाता है। बट इट हैज़ नॉट येट बीन एबल टू एस्केप फ्रॉम द शेल। हर रोज़ जब भी हम बॉडी से स्लीप में जाते हैं, जग रहे हैं, स्लीप में गए, बीच में वो रास्ता आता है। कौन सा वाला रास्ता? जैसे यहाँ से निकले हम, मान लो मार्केट जाने के लिए, शहर के और अंदर जाने के लिए, खपड़ेल मार्केट जाने के लिए अपने घर से, लेकिन उसी रास्ते में आप चाहें तो बाहर भी निकल सकते हैं, लखनऊ भी जा सकते हैं। तो जब आप नींद में जा रहे हैं, गहरी नींद में, तो आप वहाँ भी निकल सकते हैं। कहाँ? सेल्फ के पास जा सकते हैं, गॉड के पास जा सकते हैं। लेकिन याद नहीं रहता, भूल जाता है। जैसे आप बहुत बार अपने कोई किताब पढ़ रहे हैं, किसी वर्ड को खोजने के लिए मोबाइल खोला, फिर 1 घंटे बाद याद आता है, अरे क्यों खोला था मोबाइल, तो भूल ही गए। अक्सर होता है ना। ये मेमोरी का एक खेल है। इसलिए मुझे बाद में समझ में आया कि प्रभु स्मरण प्रभु स्मरण प्रभु स्मरण करते रहते हैं लोग, ताकि भूले ना। मेमोरी में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट स्पेस पूरा हार्ड ड्राइव भर जाए किस चीज़ से? प्रभु 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 से। बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा प्रभु प्रभु, कि हाँ मुझे उस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है।
मौत के समय अगर हमको याद आ जाए कि यार अब तो जा ही रहे हैं तो क्यों फालतू में वहाँ जाएं, चलो यहाँ से बाईपास हो जाएं, तो फिर बाईपास हो जाएंगे। लेकिन उस चीज़ को याद रखने के लिए आपको सोते समय रोज़ अपने आप को याद दिलाना है कि प्लीज़ मुझे प्रभु के पास जाना है। जब नींद में भी मुझे आराम मिल रहा है और प्रभु के पास भी आराम मिल रहा है तो प्रभु के पास ही जाऊँ। फिर ऐसे आदमी का नींद बन जाता है ध्यान, और फिर ऐसा आदमी जब जगता है तब भी वो बहुत नेचुरली ध्यान में जा पाता है। लेकिन दिन में जगते समय इसको आपको कॉन्शियसली ट्राई करना होगा। 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बैठ करके अपने बॉडी को फील करके, अपने थॉट्स को पहचान करके, जो थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं उसको चाहिए तो लिख लीजिए, उसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। जिसके लिए आपके मन में हेट है उसको पहचानिए। इट इज़ नॉट दैट यू हेट समवन एल्स। आप एक ऐसी चीज़ के बारे में बार बार रिपीट कर रहे हो जो है नहीं, अब जिसको आप हेट करते हो वो अब है नहीं इस दुनिया में। वो खाली एक मोमेंट था जिसको आपने अपने ईगो का और पार्ट बना दिया। तो स्लीप में भी जा सकते हैं और बाईपास भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा वो अल्टीमेट चीज़ों का, एवरीथिंग्स सोर्स, सारी जानकारी का, सारा ज्ञान का सोर्स है वो। आपके चाहे बिजनेस का प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। एक पेज और है वो कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट है God realization is a personal attainment. God realization is a personal attainment. The manifestation of infinite knowledge and infinite bliss in consciousness is, however, strictly confined to the soul that has attained God realization. कह रहे हैं कि infinite knowledge और ultimate bliss मतलब असीम ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसका कोई अंत नहीं है और ऐसा आनंद जिसका कोई रोक नहीं है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, ये केवल उस इंसान को मिलता है जिसको गॉड रियलाइजेशन हो चुका है, और किसी को नहीं मिलेगा। द इनफाइनाइट रियलिटी इन गॉड रियलाइज्ड सोल हैज़ एक्सप्लिसिट नॉलेज ऑफ इट्स ओन इन्फिनिटी। जो इनफाइनाइट रियलिटी है उस आदमी में, जो गॉड रियलाइज्ड है उसके अंदर में उसकी अपनी इन्फिनिटी की एक्सप्लिसिट नॉलेज मिलती है। फ़िलहाल अगर मुझे कहीं चोट लगी है, कहीं दर्द हुआ, तो मुझे उसका एक्सप्लिसिट साफ साफ अनुभव होता है। कोई और आदमी अगर मुझे कहे, जैसे गरिमा कहती है कि अगर मैं 1 घंटे के लिए उसको कंप्यूटर बैठना हो तो उसको सर में दर्द होता है, तो वो उसको एक्सप्लिसिट एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता, दूसरे को नहीं मालूम पड़ता। एक औरत को बच्चे में, पेट में जब बच्चा होता है तो उसको कैसा फील होता है ये उसको ही पता है। तो एक आदमी को अपने बॉडी में, अपने माइंड में जो कुछ हो रहा है, मतलब उसकी लिमिटेशन का एक्सप्लिसिट नॉलेज होता है, मतलब साफ साफ दिखने वाला नॉलेज। ठीक ऐसे ही जो आदमी एनलाइटेंड हो जाता है, जो गॉड को रियलाइज़ कर लेता है, उसको अपनी इन्फिनिटी का, अपने असीम होने का, अनंत होने का एक्सप्लिसिट नॉलेज होता है, उसको पता होता है। इसलिए आप उसको कितना भी कहें, अरे यार तुम क्यों पैसे रुपए के चक्कर में नहीं जाते हो, तुम्हें क्यों डर नहीं लगता, बोलेगा मैं डरूं कैसे, मेरे पास कुछ डरने को है ही नहीं, मैं ये बॉडी हुई नहीं। इसलिए जीसस जैसे लोगों को जब सूली पे चढ़ा दिया तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं। उनको देख करके बाकी लोगों को ताज्जुब होता है कि आखिर ये आदमी इतना महान है, इतना ताकतवर है कि इसको खील गाड़ दो फिर भी दर्द नहीं होता। नहीं, उनको अपने इन्फिनिटी का एक्सप्लिसिट एक्सपीरियंस है। Such explicit knowledge is not experienced by the unrealized soul, which is still subject to the illusion of the universe. और इस तरह का एक्सपीरियंस, असीम का एक्सपीरियंस, इनफाइनाइट का एक्सपीरियंस उन लोगों का नहीं होता जो अनरियलाइज्ड हैं। अगर लोगों पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर इम्प्लिसिट रियलाइजेशन और एक्सप्लिसिट रियलाइजेशन? अगर मुझे अभी पता चल जाए कि मेरे पास, मेरे अकाउंट में 500 करोड़ रुपए आ गए हैं, तो क्या उसका कोई असर होगा? हम लोग आश्रम बनाना शुरू कर देंगे, हम अपने वेबसाइट पे काम करना शुरू कर देंगे। अमन तुरंत ही जॉब छोड़ देगा, बोलेगा भाई मैं तो आईटी डिपार्टमेंट संभाल रहा हूँ यहाँ पे। ये आ जाएंगे, बोलेंगे सर हम आज इंजीनियरिंग छोड़ रहे हैं, आपके साथ काम करेंगे। हमारे ढेर सारे जो दबी हुई वासनाएं हैं वो सब आना शुरू हो जाएंगे। एक आदमी को जिसको गॉड रियलाइज्ड हो गया है, भगवान का एक्सपीरियंस हो गया है, वो तुरंत भगवान के काम में अपना हेल्प करना शुरू कर देगा।
इसीलिए साईं बाबा या रमण महर्षि जैसे लोग दिखते हैं आपको आंख बंद करके समाधि में, लेकिन वो लोग बड़े बिजी हैं भगवान के प्लान में। लेकिन ये सब चीज़ें केवल उसको होगा जिसको गॉड रियलाइज़ हुआ है। जो बेचारा आदमी अनरियलाइज्ड है, अभी तक अपने माइंड के साथ आइडेंटिफाइड है, उसको नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे अभी भी इस ब्रह्मांड के यूनिवर्स के इल्यूजन ने बांध रखा है, भ्रम ने बांध रखा है। Thus, if God realization were not a personal attainment of a soul, the entire universe would come to an end as soon as any one soul achieved God realization. देखिए फिजिकल वर्ल्ड में ना बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर किसी एक आदमी ने कोई डिस्कवरी कर दी, कोई फ़ोन खोज दिया, कोई चैट जीपीटी खोज दिया, तो तुरंत वो एक प्रोडक्ट बन जाएगा, एक सर्विस बन जाएगी और पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन ये सुविधा एनलाइटमेंट में नहीं है। आपके सबसे नज़दीक आपके अपने सगे भाई बाप एनलाइटेंड हो जाएं तो भी आप एनलाइटेंड नहीं होंगे। पर अगर ऐसा होता कि एक आदमी के एनलाइटन होने से पूरी दुनिया एनलाइटन हो जाती, तो बस बहुत पहले हम सब एनलाइटन हो चुके होते। This does not happen because God realization is a personal state of consciousness belonging to the soul that has transcended the domain of mind. ये इसलिए नहीं होता क्योंकि जो गॉड रियलाइजेशन है, जो भगवान को जानने का एक्सपीरियंस है, वो एक पर्सनल स्टेट है। पर्सनल स्टेट मतलब एक पर्सनल चॉइस है। मैं चाह करके भी आपको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं दिखा सकता, साइलेंट रहने की। आपका ब्रेन आपका ही है, आप इंडिविजुअल हैं। हर एक आदमी को खुद ही चूज करना होगा एनलाइटन होने के लिए, और खुद ही उसके लिए मेहनत करना होगा। जैसे आपको पर्सनल नींद आनी चाहिए, पर्सनल भूख लगनी चाहिए, पर्सनली प्यार होना चाहिए किसी से। प्यार नहीं होता तो शादी में थोड़ी मुश्किल होती है। ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। And they can only attain realization by freeing their own consciousness from burden of the ego and the limitation of individual mind. मुझे ना, खैर आप लोगों को तो पता ही है, मुझे भी ऐसा होता है। मेरे ईगो का बर्डन मुझे महसूस होता है। ईगो का बर्डन कैसा होता है? भारी भरकम, भार, बोझ, ईगो का बोझ महसूस होता है कभी? इधर आप ईगो किस चीज़ को कह रहे हैं? जैसे गुड, वेरी गुड। ईगो किस चीज़ को कह रहे हैं? एक तो दो तरीके के ईगो हैं। एक ईगो जब कोई क्या कहते हैं एटीट्यूड दिखाए और तब लगता है कि वो एक ईगो है। दो तरीके के ईगो हैं, लेकिन वो दोनों तरीके इसी ईगो के दो एक्सट्रीम्स हैं। मतलब आग दो तरीके की है। एक तो वो जिसमें आप हाथ वाथ सेक लेते हैं, हाथ वाथ जलता नहीं है, और एक आग ऐसा है जिसमें हाथ डाला तो हाथ जल गया, ख़त्म हो गया, पिघल गया। तो एक ईगो है, वो है जिसमें लोग जानते हो अपना बड़ा भौकाल है। तो वो तो एक्सट्रीम ईगो है, जिसमें उसको पता ही नहीं कि ईगो होता भी क्या है। उसको लगेगा कि भाई जब मेरे पास है तो भौकाल दिखाने में क्या दिक्कत है। जैसे कभी कभी भैया बोलते हैं, जब अपने पास कट्टा रहेगा दूर दूर से लोग, मतलब कट्टा नहीं, वो बंदूक रहेगी तो लोग डरेंगे हमसे। और एक ईगो होता है जहाँ पर आपके माइंड में ये, इनफैक्ट ये ईगो बाद में वही बनता है। आपके माइंड में जो चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं, और आपको लगता है वो नॉर्मल है। अच्छा, अगर जैसे मेरे मन में मेरी वाइफ है बट फिर भी दूसरे के लिए सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, तो जो आपके लिए नॉर्म बन गया है, एक चीज़ जो किसी और के लिए गलत है लेकिन आपके लिए नॉर्म बन गया। मुझे बड़ा ख़राब लगता है जब बड़ी मम्मी आप लोगों को डांटती हैं किसी चीज़ के लिए, क्योंकि आप लोग तो एक नॉर्मल चीज़ कर रहे हो, एक खेल कूद रहे हो, आराम कर रहे हो, घूम रहे हो दोस्तों के साथ में, लेकिन ये उनके लिए नॉर्म नहीं है। आज ही बता रही थी कि जब वो छोटी सी थी, उनका क्लास 12th हो गया था, तो एक लड़का था अंकित, जो उनके यहाँ आया करता था बुक्स वगैरह मांगने के लिए, नोट्स वगैरह मांगने के लिए। लेकिन जब 12th हो गया उसके बाद भी वो आया 1-2 बार मांगने के लिए बुक्स, तो पापा ने कहा कि अब स्कूल ख़त्म हो चुका है, अब उसको आने की ज़रूरत क्या है, उसको मना कर दो। तो बोलती मुझे बहुत ख़राब लगा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो हम लोग का ईगो भी सजेस्टेबल होता है, उसको आप एडवाइस करके सुधार सकते हैं। ये हम यही कर रहे हैं, हम अपने ईगो में ही विचार डाल रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि आप एक गंदे पानी में आप कुछ केमिकल डालें ताकि उस गंदे पानी को साफ़ कर सकें, फिल्टर कर सकें। तो ईगो का बोझ
आपको तभी पता चलेगा जब आप उसको डिसॉल्व करना चाहेंगे। आपको अपना घर तभी गंदगी दिखाई देगी जब उसको साफ करना चाहेंगे। जैसे अमन को बड़ी दिक्कत हुई कि बुआ ने एकदम आटा 3 दिन का ज़मीन पे पड़ा हुआ था, सूख रहा था। घर में जब श्रद्धा थी तब हम लोग को गंदगी तभी दिखाई देगी जब हम उसको सफाई करना चाहेंगे। ईगो का बर्डन आपको तभी दिखाई देगा जब आप आराम से बैठे हैं और आपके मन में विचार चल रहा है और आप पूछोगे आखिर ये विचार क्यों चल रहा है, कौन सी वासना है मेरे अंदर, क्या बनना चाहता हूँ मैं। इसलिए कृष्णमूर्ति बोलते हैं जब चॉइसलेस अवेयरनेस करोगे तो अपने थॉट्स को देखो, और अचानक से बोलते हैं अपने इंटेंशन को देखो। थॉट्स और इंटेंशन में बड़ा फ़र्क है। आखिर अगर मैं एक लड़की के साथ में ऐसे ही वॉक करने जा रहा हूँ तो क्या मुझे दिख रहा है मेरा इंटेंशन? इंटेंशन समझते हैं? भविष्य देखने की काबिलियत होती है इंटेंशन में। जैसे हम लोग कहीं दुकान में घूमने गए, दुकान में खाली देखने तो नहीं गए, कुछ सामान ही लेने गए। मम्मी जब पहली बार मुंबई गई थी तो पापा को यही बोल के गई थी चलो बहन के घर जा रहे हैं, उनके हमारे मौसा जी रहते थे। बाद में वहीं 10 साल रह गए घर ले लिया, वहीं रह ही गए। आज बड़ा रिग्रेट करते हैं पापा, बोलते हैं अगर मुंबई नहीं रहे होते, इलाहाबाद रहे होते, तब भी हमारे बेटे का MBBS हो गया होता और हम इलाहाबाद में ही ज़मीनें लेते। मुंबई में ज़मीन लेना बहुत मुश्किल काम है। खैर, तो आपको अपने थॉट्स का इंटेंशन जब देखने का मन होगा तब जाकर के आपको दिखाई देगा बर्डन ऑफ योर ईगो। फिर उसमें आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी अपने ईगो को पहचानने में और उसको डिसॉल्व करने में, क्योंकि आपको पहले से ही दिख गया। एक जब वो थॉट इंटेंशन बड़ा होने से पहले दिख गया, अभी भारी नहीं हुआ। जैसे मुझे याद है जब मम्मी ने मेरे को पकड़ा था ना फ़ोन पे बात करते हुए अपनी फ्रेंड से, तो मुझे लगता था आखिर मैं बात ही तो कर रहा हूँ, रात को 12 बजे बात कर रहा हूँ तो क्या दिक्कत है। पढ़ाई की बात कर रहा था मैं, पैथोलॉजी का नोट्स के बारे में बात कर रहा था मैं उससे। मुझे इंटेंशन नहीं दिख रहा था, लेकिन माँ बाप को इंटेंशन दिख रहा था। इंटेंशन समझते हैं क्या होता है? सर एक चीज़ चीज़ करने का रीज़न क्या है? सर आपने कहा ना कि वो इंटेंशन होता है, अगर उसको दिख जाए तो ऐसा हमने देखा है कि इंटेंशन हाँ दिख रहा है कि हम अवेयर है कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन फिर उसके संग एक और फिजिकल फीलिंग होती है बहुत स्ट्रांग जो नहीं चाहती नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब वो ज़बरदस्ती फीलिंग करवा देती है वो काम। उसको कैसे ओवरकम करें? उसको भी देखो। जो चीज़ मेरे बॉडी में मुझसे कोई काम करवा रही है, उसको अगर उस समय नहीं देख पा रहे हो तो बाद में आके देखो। इसी को बोलते हैं प्रायश्चित। आपने कुछ हरकत की, मान लीजिए आपने किसी का पैसा चोरी किया, चोरी कर लिया, उसको यूज़ भी कर लिया, और आपने बोला ठीक है वो परिस्थिति की वजह से हो गया था, मौका मिला तो इसलिए मैंने चोरी कर लिया। आपने ये नहीं पूछा कि आखिर वो कौन सी स्टेज थी मेरी। ज़ेनोगा में एक चीज़ बोलते हैं, अगर मैं वैसा हो जाऊं जैसे मेरे गुरु थे तो भी भगवान का बड़ा शुक्र है। तो आप अपने आप से पूछिए आखिर वो कौन सी स्टेज से मैं वहां पहुंचा। आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते चलाते अचानक से बगल से गाड़ी आई और अपने आप को ठोकर मारी और आपका एक्सीडेंट हो गया। तो आप पूछोगे ना कि अच्छा ठीक है ये ब्लाइंड स्पॉट है, रोड पर ऐसे ब्लाइंड स्पॉट आते हैं तो उसको कैसे पहचाने। आपकी स्पीड कम हो जाएगी। अनुज हमेशा गाड़ी चलाते हैं 60-70 के बस, उसके ऊपर नहीं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो चुका है, वो ऐसा बहुत बार देख चुके हैं। आपके अपने एक्सीडेंट्स से आपको ये क्वेश्चन पूछना होगा कि अच्छा वो मौका, वो जो नॉर्म बन गया है आपका एक्सीडेंट वाला स्टेट में जाने। जैसे आज जो मैं देख रहा था, 2 लड़का और 2 लड़की वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन नॉर्मल चीज़ नहीं है, वो एक बॉम्ब है जो फटने की तैयारी कर रहा है। अगर मान लीजिए इनके घर में कोई दोस्त आते हैं, शराब पीते हैं और ये नहीं पीते हैं, तो वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, वो धीमे धीमे घर में शराब का हैबिट बनने का पॉसिबिलिटी है। इसीलिए साधु सन्यासी अपने आप को एक स्टेप पीछे ले जाते हैं। वो बोलते हैं हमको सामान ही नहीं चाहिए, हम अपने नाम से कुछ रखेंगे ही नहीं, हमको कपड़े भी 2-4 चाहिए बस, और खाना भी हम भीख मांग के खाएंगे। वो एक स्टेप और पीछे चले जाते हैं। After attainment of God realization, the soul discovers that it has always been the infinite reality that is it now knows itself to be, and that is it's regarding itself as finite during the period of evolution and spiritual advancement was in fact an illusion.
कहते हैं जब आप एनलाइटेंड हो जाते हैं, जब आप गॉड रियलाइजेशन को अटेन कर लेते हैं, तब आपको ये नहीं लगता कि आपने बड़ी मेहनत करके कुछ पाया है। आपको ठीक वैसा फीलिंग आता है, अरे ये तो मुझे भ्रम हो गया था कि मैं बॉडी हूँ। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज हम लोग ये कल मैंने एक स्टोरी बताई थी आप लोगों को, और इसमें एक क्वेश्चन पूछा था। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ फिर से आपसे। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, याद है स्टोरी? नहीं, मैंने बाहर बताई थी, आपके सामने नहीं बताई थी। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 राक्षस थे। पता है राक्षस कौन थे? नहीं, ये भगवान विष्णु के टाइम के थे। कौन? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय। कोई भी आदमी अगर विष्णु जी से मिलना जाना चाहता है तो उसको पहले जय विजय से मिलना होता है। तो एक बार एक ऋषि थे, वो कोई दुर्वासा थे, पता नहीं कौन से ऋषि थे, वहाँ पहुँचना चाहते थे तो उन्होंने रोक दिया। भगवान अभी आराम कर रहे हैं, समाधि में है, नहीं जा सकते आप। तो उन्होंने श्राप दे दिया तुमको कि तुम जाओ धरती पे रहो और जाओ ड्युअलिटी और द्वैत को जियो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जाना पड़ेगा। तो जल्दी करने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी आना है। तो उन्होंने कहा या तो 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, वहाँ जाओ 7 अच्छी लाइफ जियो ऋषि मुनि राजा वगैरह का, या 3 खराब लाइफ जी लो। तो उन्होंने कहा 3 खराब लाइफ जी करके हमको वापस आना है। तो एक जन्म में वो बने हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, एक जन्म में बने रावण और कुंभकर्ण, और एक जन्म में बने कंस और शिशुपाल। एक ही जन्म में 2 लाइफ कैसे? 2 लोग। 3 जन्म में 2 लोगों ने। अच्छा, 2 लोग। हाँ। तो जब वो हिरण्याक्ष जो था उसने तपस्या की खूब। मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे, क्या पॉइंट था? हाँ, इल्यूजन। मैं बता रहा हूँ कि जो एनलाइटेंड होना, ये एक सिंपल सा इल्यूजन ख़त्म करना है। कोई तपस्या टॉर्चर करके पाने वाली चीज़ नहीं है। क्या कहानी थी गरिमा? कहानी क्या थी? कि उन्होंने वरदान मांगा था मुझे कोई मार ना सके जानवर। खूब तपस्या की, उन्होंने कहा भगवान मुझे अमर कर दो। भगवान ने कहा, मतलब ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं खुद अमर नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमको ऐसा वरदान दे दो कि कोई इंसान और कोई जानवर ना मार सके। और वहीं पर उनको पकड़ लिया, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करा दिया। तो उन्होंने कहा कौन कौन से जानवर बताओ, लिस्ट बताओ। तो उसने बेचारे ने खूब लंबी लिस्ट निकाली गूगल सर्च करके, और ज़माने के नोमेनक्लेचर में इसका नाम ही नहीं पड़ा था अभी तक, सूअर का। तो सूअर बोलना भूल गया। तो भगवान विष्णु उन्होंने सूअर का रूप लिया। सूअर बड़ा, मतलब ऐसे तो बड़ा गंदगी वाला जानवर है। तो वो आदमी अपने ही माइंड का ट्रिक खेल करके अपने आप को अमर बनाने की कोशिश करा था। हम भी यही करते हैं, जब हम पैसा कमाने की कोशिश करते हैं तो वही करते हैं। लेकिन सेल्फ को जानना तपस्या और माइंड का खेल नहीं है, ये है रियलाइजेशन ऑफ एन इल्यूजन। नींद आती है, सपना देखते हैं, वो एक इल्यूजन है। जब सपने में से उठते हैं तो एक इल्यूजन है। इसलिए ज़नुंगा में एक खास चीज़ बोली गई है, एनलाइटमेंट का एक्सपीरियंस होता है इंस्टेंटनेस से, मतलब तुरंत। हाँ, अगर आप बैठे हैं आंख बंद करके अपने थॉट्स को देख रहे हैं, अचानक से आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 साल तक तपस्या की है तब जाके इसका फल मिलेगा आपको। आपने आज अगर स्टार्ट किया अपने थॉट्स को देखना। मैं तो सोच रहा हूँ, अगर आप लोगों को कभी वहाँ जाते हो खेत पर, यहाँ रोड पे मिलता है टेंट, मच्छरदानी वाला टेंट, 200-300-400 का मिलता होगा। कितने का मिलता है? 250 रुपये का। तो वो टेंट लेकर जाओ और वहाँ पर अगर रात को बैठना है वहीं बैठ जाओ कहीं, या ऊपर भी जब बैठ जाओ, मच्छर नहीं काटेंगे तो कम से कम आराम रहेगा। और बैठ करके अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो 5 मिनट 10 मिनट, बस खाली 5 मिनट 10 मिनट। नींद आए तो सो भी जाओ। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करते हो तो अचानक से आपको अपने थॉट्स पकड़ में आ जाएंगे, और उसी में ही अचानक से आपको इन्फिनिटी का एक्सपीरियंस आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको खाली बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी टेंशन के रहना होगा। से आप फ्रेश माइंड होना होगा, अनबर्डन माइंड होना होगा, और साथ ही साथ ऐसा माइंड होना होगा जो ड्रेन्ड नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मैं चलो 2 घंटे फिल्म देख लूँ इंस्टाग्राम चला करके, उसके बाद मैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना चाहूँगा, तो आप देखेंगे खाली इंस्टाग्राम के रील्स ही दिमाग में चल रहे हैं। वो आपने इकट्ठा कर लिया थॉट्स,
तो वही थॉट्स बाहर ड्रेन होते हैं। लेकिन जब आप अपने थॉट्स को देख रहे हैं तो धीमे धीमे आपको गहरे से देखना आएगा, तब जाकर के आपको अपने माइंड का इल्यूजन समझ में आएगा। हम बॉडी के अंदर फंसे हैं, ये एक इल्यूजन है। थोड़ा सा और इसी को दो और चीज़ बोला गया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस इसी बात को। एक, यू गेट समथिंग दैट यू डिडंट पोसेस प्रीवियसली। आपके पास पहले पैसा नहीं था, आपने मेहनत किया, अब पैसा आ गया। आपके पास पहले मांसपेशियां नहीं थी, आपने एक्सरसाइज किया, मांसपेशियां आ गई। आपके पास पहले सोशल पावर नहीं थी, आपने कमाया, अब आ गई। वो तो है गेटिंग व्हाट यू डिडंट हैव। लेकिन आत्मज्ञान उल्टा है। इट इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव। आपके माइंड में दोनों चीज़ें हैं, माइंड भी है और दूसरा क्या है, कॉन्शियसनेस। तो जब माइंड को हटाएंगे तब आप खुद को जानेंगे, आप अलग से कोई चीज़ लाएंगे नहीं। इसका मतलब आप अगर खुद को जानेंगे तो केवल बैठ करके आराम से ऑब्जर्व करके, आप कहीं से कुछ पढ़कर सुन करके किसी के आशीर्वाद से पा नहीं पाएंगे कुछ। अगर किसी गुरु के पास भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको अपने माइंड को ऑब्जर्व करना ही होगा। कल जैसे इसने मुझे बोला, प्रतीक ने, सर ये तो मैं गलत कर रहा हूँ ना, आपकी क्लास में आकर के तो मैं गलत कर रहा हूँ ना, यही कहा ना आपने। अच्छा मान लीजिए आप कोई चीज़ गलत कर रहे हो तो कैसे आप उसको रोकेंगे? उसको ना करके। लेकिन क्या आप नहीं आना चाहते? आप जब भी कोई चीज़ कर रहे हैं तो पहले अपने माइंड में पूछो कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक बच्चा है ध्रुव सैनी के नाम से, वो भी ऐसे बहुत परेशान है। एक बार मुझे वहाँ दिल्ली में मिलने आया था, उसके बाद से उसने मुझे गाली देना शुरू कर दिया। बोलता है कि आप तो YouTube पे ऐसा बात करते हैं कि मैं सभी अपने शिष्यों के लिए हूँ, मैं सबका गुरु हूँ, तो आओ मेरी हेल्प करो। मैं दिल्ली में परेशान हूँ। उसको फिर साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, हफ्ते 10 दिन वहाँ रहा। सुसाइडल टेंडेंसी चल रही थी उसके मन में। अब वो ठीक हो गया, वापस चला गया। उसने फिर मैसेज किया था, अब मैं ठीक हूँ सर, अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 दिन से वो 3 फ़ोन से 6 जगह पर मुझे कम से कम 20 फ़ोन कर चुका है। 3 फ़ोन से, अपने फ़ोन से मेरे 3 फ़ोन में किया, मैंने नहीं उठाया। डॉक्टर रिम्पी के फ़ोन पे किया, मैंने सारे फ़ोन में से उसका नंबर ब्लॉक किया। उसने अपनी मम्मी के फ़ोन से सारे 4 फ़ोन में किया, उनसे ब्लॉक किया। फिर अपने पापा के फ़ोन से। उसके बाद जब सारे फ़ोन से ब्लॉक कर दिया तो इंस्टाग्राम पे कॉल कर रहा है। अब वो तो अपने आप को बचा रहा है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन उसको दिख रहा है कि मैं किसी और की लाइफ में न्यूसेंस बन रहा हूँ। आपके माइंड से आप खाली दूसरे नहीं, अपने भी लाइफ में न्यूसेंस बनते हैं। इसलिए ये यात्रा स्पिरिचुअल यात्रा है, नॉट बिकमिंग अ न्यूसेंस फॉर अदर्स एंड फॉर योरसेल्व्स ऑल्सो। न्यूसेंस मतलब आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है, उसको मुझे करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। आप रोक नहीं पाते हो, अपने थॉट्स को देख नहीं पा रहे हो। जैसे आजकल बेचारी गरिमा से हम लोग बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी बेचारी स्ट्रगल कर रही है कि उसको सोचना पड़ता है कि मैं कौन सी ऐसी हरकत ना कर दूं कि पापा मम्मी को दिक्कत हो ना हो। बड़ी डिसिप्लिन होने की कोशिश करती है। जो चीज़ हमारे घर का अनसेड रूल्स है उसको बेचारी को पहचानने में दिक्कत होती है। और वो क्यों होती है? बिकॉज वो जो चीज़ें हमारे लिए रूल्स हैं वो उसके लिए क्या है, क्या कहेंगे उसको, वो ओके है, उसको करना कोई गलत बात नहीं है। ये प्रॉब्लम जो एनलाइटमेंट का प्रॉब्लम है वो हर आदमी की लाइफ का प्रॉब्लम है, और वो है आपके माइंड में चलने वाले थॉट्स जिनको आपने मान रखा है कि ये चलता है यार। यही पहचानना ही ये गेम है एनलाइटमेंट का। ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत अच्छा, जैसे कल दीदी लोग आई थी, बोल रही थी हमको सारे 700 श्लोक गीता के याद हो गए हैं और एकदम प्योर भाषा में। फिर वो ये भी बोल रही थी जिसको गीता चाहती है उसको ही गीता याद होती है, मतलब भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन वो गीता याद होने से भी आप एनलाइटन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप कोई थॉट यहाँ रिपीट करने से आपका डिटैचमेंट नहीं होगा इस बॉडी से और माइंड से। 2 टाइप के
एडवांटेजेस होते हैं, एक जिसमें आप बाहर से ऐड करते हैं, तो उन्होंने गीता को बाहर से अपने माइंड में ऐड कर लिया। लेकिन गीता का जो डिसॉल्विंग फैक्टर है, जिसके ज़रिए आपका माइंड डिसॉल्व होगा, वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। जो गीता के श्लोक हैं वो पॉइंट आउट करते हैं कि कैसे आप अपने सत्व गुण को और बढ़ा सकें, कैसे आपकी टेंडेंसीज तामसिक न हो। कल बेचारी बड़ी मम्मी 1:30 बजे सोई हैं, आज तबीयत खराब हुई उनकी। ये है तमस गुण का पावर। और हम तो 4 बजे सोते हैं। क्या लोग हैं आप। हम तो कभी कभी 6 बजे सोते हैं। आप कैसे कमज़ोर लोग हैं, 1:30 बजे सो करके आपकी तबीयत खराब हो गई। ये होता है, एक बॉडी बेचारी खुद को ही मान लेती है कि मैं बर्बाद हो चुकी हूँ तुम्हारे साथ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं एनलाइटेंड नहीं हो सकती। तो ठीक है, चलो तब जब नहीं हो सकती एनलाइटेंड तो मज़े ही कर लो, पेट्रोल ही सूंघ लो। लोग नशा होता है, पेट्रोल सूंघने का नशा होता है लोगों को। बचपन में हम लोग को भी अच्छा लगता था पेट्रोल सूंघना। In God realization, the soul drops its separate consciousness and transcends duality in the abiding knowledge of its identity with infinite. कह रहे हैं कि जो God realization में जो भी इंसान होता है वो अपनी एक अलग से जो कॉन्शियसनेस है उसको छोड़ देता है। अभी फ़िलहाल हम लोग एक अलग से कॉन्शियसनेस हैं जो इस माइंड और बॉडी के साथ फंसे हुए हैं। तो जब हम गॉड को जान जाते हैं तो ये अलग से कॉन्शियसनेस छोड़ देता है और वो डुअलिटी को ट्रांसेंड कर देता है, डुअलिटी के ऊपर चला जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए इनफाइनाइट रियलिटी में रहता है, वास करता है। द शैकल्स ऑफ लिमिटेड इंडिविजुअलिटी आर ब्रोकन। वो जो शिकंजे हैं, वो जो शैकल्स मतलब वो बड़े बड़े बेड़ियाँ जो इंडिविजुअलिटी की थी, अलग होने की, व्यक्तित्व की, वो टूट जाती हैं। द वर्ल्ड ऑफ शैडोज़ इज़ एन एंड। ये दुनिया शैडो की दुनिया है। कहीं पर कुछ चीज़ें दिखती हैं, समझ में आती हैं, बहुत सी नहीं दिखती, वो ख़त्म हो जाता है। द वर्ल्ड ऑफ शैडोज़ इज़ एन एंड। द कर्टन ऑफ इल्यूजन इज़ फॉर एवर ड्रॉन। जो पर्दा था भ्रम का, इल्यूजन का, कि मैं ये बॉडी हूँ, वो हमेशा हमेशा के लिए हट जाता है। द फेवरिशनेस and the agonizing distress of pursuit of limited consciousness are replaced by the tranquility and the bliss of truth consciousness. जो बुखार है और जो तकलीफ़ है, agonizing distress, जो दिमाग को परेशान करने वाला डिस्ट्रेस है, जिसमें आपकी चेतना हमेशा किसी न किसी चीज़ के पीछे भागती रहती है, वो ख़त्म हो जाता है। मतलब आपका माइंड जो यहाँ वहाँ किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है, वो ख़त्म हो जाता है और उसकी जगह आ जाता है ट्रैंक्विलिटी, पीस, आनंद, ब्लिस। लास्ट लाइन है, द रेस्टलेसनेस एंड द फ्यूरी ऑफ टेम्पोरल एग्जिस्टेंस। ये दुनिया बदलती रहती है, हमेशा हर सेकंड बदलती रहती है और इस दुनिया में चूँकि हम हैं तो हम भी बदलते रहते हैं। इसका मतलब हमारा भी माइंड और बॉडी रेस्टलेस है। रेस्टलेस जानते हैं ना, बेसब्र है। हम अगर 5 मिनट बैठे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ आज की डेट में जिसके पास मोबाइल फ़ोन है वो 5 मिनट के लिए बिना मोबाइल के ऐसे आराम से बैठ नहीं सकता। हाथ रेस्टलेस है। तो रेस्टलेसनेस और फ्यूरी मतलब क्रोध, गुस्सा, ऑफ टेम्पोरल एग्जिस्टेंस, ये दुनिया गुस्से से बनी हुई है, दुश्मनी से बनी हुई। यहाँ पर प्यार व्यार है नहीं, ये ख़त्म हो जाता है। आर स्वॉलोड अप इन द पीस ऑफ स्टिलनेस एंड एटर्निटी। इसको स्टिलनेस मतलब शांति और एटर्निटी अनंत काल, एटर्निटी मतलब जो कभी ख़त्म न होने वाला है, वो इन सब चीज़ों को निगल जाती है, ख़त्म कर देती है। जैसे बीमारी को हमारा शरीर का सेहत ख़त्म कर देता है, लड़ता है, ख़त्म कर देता है, ऐसे ही जब आदमी डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ वन होता है तो वो इन सब प्रॉब्लम्स को खा के पचा जाता है। तो एक अलग स्टेट है गॉड रियलाइजेशन। उसको जब तक हम कॉन्शियसली अप्रोच नहीं करेंगे, दिन में 24 घंटे नहीं अप्रोच करेंगे, तब तक वो नहीं पॉसिबल होगी। और उस दौरान जब तक वो नहीं पॉसिबल हो पा रही है, तब तक आपका ईगो मजबूत हो रहा है और आपको और सफ़र होने के लिए तैयार कर रहा है। ये सच्चाई है। नींद और डिवाइन फ्रैगमेंट गॉड रियलाइजेशन के बीच में ये डिफरेंस है। दोनों की माँ एक ही हैं,
तो आप उनकी माँ के पास पहुँचें, गॉड रियलाइजेशन के पास पहुँचें, अपने माइंड को डिसॉल्व करें, थॉट्स को पहचानें। हर एक थॉट अगला स्टेप ले जाता है आपको, फिर नेक्स्ट स्टेप ले जाता है। पूछेंगे तो मालूम पड़ेगा।